ठीक है। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो टीएसए के प्योर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बचपन से लेके जवानी तक यहीं गुजार दी है। कुछ ऐसे हजरात होंगे जो बेसिकली बाहर किसी और इंस्टीट्यूट से आए होंगे। ठीक है, तो बहरहाल जहाँ से भी आप हैं, सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल। ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप की ये क्लास है। आप लोगों ने अपने या तो एस सीरीज के पेपर दिए होंगे इससे पहले, या आपने कोई प्रोफेशनल का पेपर दिया होगा लास्ट, और अब आप जो है वो स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर के एग्जाम में आए। पहले तो मुझे बता दें, कोई ऐसा है जो उसने जिसका फर्स्ट टाइम टीएसए का एक्सपीरियंस, यानी वो सिर्फ एसबीएल के लिए यहाँ पे आया आप? अच्छा, बाकी कोई ऐसा है जिसने जो कहीं चला गया तो वापस आया हो, फिर कहीं और से बाकी पेपर पढ़े हो, फिर वापस टीएसए से पढ़ो एसबीएल? अच्छा देखिए, अब दो तीन चीजें, पहले मैं ऑनलाइन वाले आजाद आप लोग कैसे हैं ये भी बता दो मुझे। जी, अच्छा अब देखिए, दो से तीन चीजें हैं जो एसबीएल के एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ये एग्जाम चेंज हुआ। ठीक है, आपका ये एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में, देयर इज अ ह्यूज चेंज इन दिस एग्जाम। ये पता है आप सबको? एक बहुत बड़ा चेंज आया है एसबीएल के एग्जाम। अच्छा, अब ये जो चेंज है, ये चेंज, ठीक है, ये जो चेंज है, ये चेंज आज से पहले क्या एक्सपेक्टेड था? हमने एसबीएल के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इससे पहले वाली जो अटेम्प्ट थी सर, वो कैसी थी और ये वाली अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस है? मैं दो से तीन चीजों पे पहले तो सबसे पहले आपसे जो है ना वो एक डिस्कशन करूंगा एसबीएल के एग्जाम से रिलेटेड, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि चेंज क्या आया? दे नो व्हाट इज द चेंज। जी, अब क्या चेंज आया? अच्छा, आपने वो वीडियो देखी है, चलो गुड। देखिए, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एग्जाम ना पहले 4 घंटे का होता, ठीक है? इट वाज अ कंप्लीट 4 आवर ऑफ एग्जामिनेशन। एक 4 घंटे का ये एग्जाम होता था। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपकी टेस्ट ऑफ नॉलेज से ज्यादा आपकी टेस्ट ऑफ नर्व्स होती थी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ये भी बताता हूँ आपको। बेसिकली ये एग्जामिनेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम है। आप एएफएम उठा ले, आप एसबीआर उठा ले, आप ट्रिपल ए उठा ले, आप कोई भी और एग्जाम उठा ले, एसबीएल वाज अ टोटली डिफरेंट पेपर। इस एग्जामिनेशन में पहले, यानी सितंबर से पहले, यानी लास्ट सितंबर, मैं ये कहता था इस एग्जाम में अगर आपने पास होना है तो आपको पेपर पूरा करना पड़ेगा। यानी अगर आप ये कहें कि मेरे पास सर मैं 80% ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्लीट करके एसबीएल के अंदर आ गया, या 70% ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्लीट करके एसबीएल का पेपर कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपको ऑनेस्टी के साथ एक बात बता दूं, 70% में ये पेपर नहीं निकलता था, और ना अब निकलेगा। इस एग्जामिनेशन में मेजर चेंज क्या है? देखिए, इस एग्जाम में जो बहुत बड़ा और सबसे बड़ा या सबसे मेजर चेंज अगर मैं कोई कह सकता हूँ तो वो है आपके रिड्यूस्ड आवर्स। आपके एग्जाम का ओवरऑल टाइम जो है वो कम कर दिया गया। पहले ये एग्जाम था 4 घंटे, अब ये एग्जाम है 3 आवर्स का। अब मैं पूरे स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन पे बात करना शुरू करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीज क्लियर होना शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली तो मुझे आप लोग ये बता दें, ऑनलाइन वाले भी चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, फिजिकल वाले भी चाहें तो बात कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले तो आप ये बता दें मुझे, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट एग्जाम कोई प्रोफेशनल का दिया? कौन सा दिया आपने? ट्रिपल ए दिया। और कोई ऐसा नहीं? जिन्होंने लास्ट 2 पेपर दिए, कोई ऐसा है जिसने लास्ट एग्जाम के बाद में भी ट्रिपल ए दिया हुआ है? गुड, ठीक है। कोई ऐसे जिसने पिछले अटेम्प्ट में 2 एग्जाम दिए? एनीवन? नहीं। अच्छा यार, 2 बातें मैं आज पहले क्लियर करके ना मैं फिर देखें, आज आपने डिसीजन लेना, आइदर यू वांट टू गिव एसबीएल एग्जामिनेशन और यू डोंट। आज हमने ये फैसला लेना है कि क्या मैंने एसबीएल का एग्जाम देना है या मैंने एसबीएल का एग्जाम नहीं देना।
यानी मैं आज या तो ये पेपर उठाऊंगा या कोई और पेपर उठाऊंगा। तो देखिए एक चीज जो कि मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, इट इज समथिंग विच इज अ न्यू फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। याद रखना जब भी एसीसी कोई नया फॉर्मेट देता है ना, तो इट इज इक्वली न्यू फॉर एसीसीए, इट इज इक्वली न्यू फॉर मी एंड इक्वली न्यू फॉर यू एज वेल। अच्छा आपके लिए तो वैसे भी न्यू ही है, मतलब आप पिछले अटेम्प्ट में भी आते तो एसबीएल आपके लिए न्यू ही था ना, कोई नई चीज ही थी वो आपके लिए। ये मेरे और एसीसीए के लिए न्यू होना क्यों आपके लिए फायदेमंद है या आपके लिए नुकसानदेह, ये एक बहुत बड़ा सवाल। देखें एक चीज है, अगर कोई चीज न्यू टेस्ट होती है ना, तो एसीसीए इसके ऊपर लीनियंसी का लेवल रखता है। ये मैं आपको, ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड हो गई बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, the level of leniency will be more as compared to the previous attempts. उसके 2-3 रीजन। जब जब स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का पेपर एग्जाम में आता है, लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर क्यों ना ये आखिरी में उठाया जाए। और लोगों को गाइड भी यही किया जाता है कि इसको आखिरी पेपर उठा, या तो पहला उठा लो या आखिरी उठा लो। अजीब सी सिचुएशन ऐसी है कि कोई ये नहीं बोलता कि इस पेपर को मिड में उठाओ। लोग कहते हैं यार आप पहले या तो एसबीएल दे दो बाकी सारे दे दो, या लोग कहते हैं आप एक काम करो बाकी सारे दे दो और फिर एसबीएल दे दो। तो इस एग्जामिनेशन को या तो लोग बहुत आसान समझते हैं या बहुत मुश्किल समझते हैं। जो लोग कहते हैं आखिर में दे दो, वो कहता मुश्किल है, सगुन से सारे पेपर से फारिग हो गया आप एसबीएल दे दो। जो कहते हैं मुश्किल है, वो कहते हैं यार एक काम करो सबसे पहले एसबीएल दे दो। जो कहते हैं आसान है, वो कहते हैं सबसे पहले एसबीएल दे दो ताकि तुम्हारी मोटिवेशन बने। मेरा आपको सजेशन ये है कि आप सबसे पहले तो ये सोच लें कि इस एग्जामिनेशन का पुराने तमाम एग्जामिनेशन से सिर्फ 10-15% ताल्लुक है। ये मैं आपको पहले आज क्लियर कर, ये एग्जामिनेशन का न्यू एग्जामिनेशन मतलब कोई पिछले पेपर से कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ताल्लुक नहीं है ताल्लुक, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन 10-12%। जैसे आपसे एनपीवी का सवाल पूछा जा सकता है, आपसे जो अर्निंग पर शेयर का सवाल पूछ सकता है वो बीच में, वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है, वो आपसे रोस्ट कैलकुलेट करा सकता है, आरओसी, वो आपसे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वो आपसे टैक्सेशन की छोटी सी इंप्लीमेंटेशन पूछ सकता है, वो आपसे लॉ की छोटी सी बात, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एक बात पूछेगा जो लॉ से रिलेटेड हो, वो एथिक्स का सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब है दिस एग्जामिनेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओनली 10 to 15% ऑफ ऑल योर प्रीवियस एग्जामिनेशन। ये बात आपने आज दिमाग में बिठा दी। अच्छा सर आप हमें ये बता दें, जो पिछले एग्जाम में पूछते थे और जो इस एग्जाम में पूछेंगे उसमें क्या डिफरेंस होगा। हम एसबीएल के एग्जामिनेशन को पढ़ेंगे कैसे। बेटा स्क्रीन अभी मैंने ऑन ही नहीं की। हम एसबीएल के एग्जामिनेशन को पढ़ेंगे कैसे, और इस ओवरऑल एग्जामिनेशन में हमसे क्या सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आज जो न्यू फॉर्मेट आया है उसके अंदर कैसे टेस्ट होगा, जो ओल्ड फॉर्मेट है वो कैसे टेस्ट होगा, और क्या न्यू फॉर्मेट आसान होगा। सबसे पहला सवाल बच्चे के दिमाग में, मैं कल से इस जवाब को दिए जा रहा हूँ। सवाल बच्चा ये नहीं पूछता कि सर इस न्यू फॉर्मेट में आर वी गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू एज वेल। बच्चा मुझसे सवाल पूछता है सर नया फॉर्मेट है, आसान होगा कि मुश्किल, बताएं कौन सी अटेम्प्ट में पेपर पास होगा। यार ये अजीब सा सवाल है। अच्छा तो इन सारे सवालात के जवाब से पहले मैं आपको एक आई ओपनर दिखाता हूं। लेट्स लुक एट दिस। किसी को पता है एसबीएल के एग्जामिनेशन में जो लास्ट हिस्टोरिक रिजल्ट है वो कितना परसेंट है। तकरीबन 50%। कोई प्रोफेशनल सीरीज का पेपर मुझे बता दो तुम। सर ये वाहिद एग्जाम है जिसकी एक लेगेसी है, सितंबर 2018 से लेके आपके पास दिसंबर 2022 तक। इट स्टार्टेड फ्रॉम 50%, 49%, 48 भी गया, 51 भी गया, 50 जो परसेंटेज है वो बहुत मरतबा। यार इसका मतलब है कोई ये बोल ही नहीं सकता ये पेपर मुश्किल है। ये मुश्किल है पेपर, खुद सोचे जिसका रिजल्ट ही 50% हो तो सर वो क्या मुश्किल होगा एग्जाम। आई गेस दिस इज द इजीएस्ट एग्जामिनेशन। आप दिखाए मुझे ट्रिपल ए का रिजल्ट 50%।
आप दिखाएं मुझे एसबीआर का रिजल्ट 50%, आप दिखाएं मुझे एएफएम कंसिस्टेंसी के साथ। तो एसीसीए इतना कंसिस्टेंट रहा है इसके रिजल्ट में, 1% और 2% का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ ये रिजल्ट कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये एक फेक डिपिक्शन है इस वक्त। जो मुझे जब बेचना होता है ना, एसबीआई जाहिर है मेरा स्टेक है ना, तो मैं जब एसबीएल को बेचना चाहता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इतना अच्छा भी नहीं। उसका एक रीजन बता दूं, ये है टोटल प्योर अंग्रेजी का एग्जाम। इसमें आपकी अंग्रेजी बड़ी मैटर कर जाएगी। किसी की अच्छी नहीं भी है ना तो हम अच्छी कर देंगे। जब आप मेरे साथ सवाल करेंगे, जब आपको डांट पड़ेगी, जब आप सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, जब आप चेक करने के बाद बिल्कुल पैथेटिक जवाब होगा, तो आपको डांट भी पड़ रही होगी। इसके अंदर ये जो रिजल्ट है ना बेटा, दिस रिजल्ट इज ग्लोबल रिजल्ट। अच्छा, ग्लोबल रिजल्ट 50% का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ये उस बंदे का रिजल्ट है जिसकी मदर टंग इंग्लिश है, जिसके पास एक कंपेटिटिव एज है कि वो आपसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है इस एग्जाम में, क्योंकि इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ना तुम्हें कोई लेट्स सपोज कोई टैक्स की कैलकुलेशन याद करनी है, ना तुम्हें लॉ के प्रोविजंस याद करने हैं, ना तुम्हें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स याद करने हैं, ना तुमने बजटिंग के फॉर्मेट्स याद करने हैं। ये एक प्योर इंग्लिश और केस स्टडी ओरिएंटेड एग्जाम। जब एक प्योर इंग्लिश और केस स्टडी ओरिएंटेड एग्जाम होता है, रिजल्ट उसका 50% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे रिजल्ट एक्चुअली दो देखे जाएंगे। सर एक वो रिजल्ट जो कि आपका ओवरऑल ग्लोबली एसीसीए का है, और एक वो रिजल्ट जो हमारे जैसे देसी पाकिस्तानी बच्चों का होगा। बेटा याद रखना, ये ओवरऑल रिजल्ट 50% का मतलब ये है कि ये रिजल्ट अराउंड समझे आपके 80% है इन टर्म्स ऑफ द इंग्लिश इंडिविजुअल्स, और 20 to 30% हमारे लोकल इंडिविजुअल्स का है। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा रिजल्ट है जो कि अंग्रेजी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर फिर आप एक बात बताएं, आप तो सारे लोकल बच्चे पढ़ा रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि मैं तो उर्दू में पढ़ा रहा हूँ, या अगर कोई है भी तो हमारे पास इंडिया से कनेक्टेड लोग होते हैं बस। तो हमारे तो सारे लोकल बच्चे, तो आपका रिजल्ट कितना है? बेटा लास्ट अटेम्प्ट में ओवरऑल टीएसए का रिजल्ट वाज 57%। इससे पहले वाली अटेम्प्ट में हम 61-63% तक भी गए हैं। इसका मतलब है हमारा रिजल्ट मोर और लेस ऊपर नीचे होता रहता है, बट मोर देन ग्लोबल रिजल्ट। तो फिर हम तो कुछ अच्छा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो हम लोग जो है वो रिजल्ट अपने लोकल स्टूडेंट्स का ग्लोबल से भी ऊपर लेके जा रहे हैं। तो देखो इसमें सबसे पॉजिटिव बात ये कि हमारा रिजल्ट मोर देन 50%। बट नेगेटिव बात ये, क्या अब ये रिजल्ट 50% विद कंसिस्टेंसी रहेगा? तो इसका जवाब है हाँ। उसका रीजन बताता हूँ। देखिए ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एसीसीए की बैकबोन है, और ये मैं नहीं कहता, ये एसी से खुद कहता है। इसी से कहता है यार ये एग्जामिनेशन को हमने, अच्छा इस एग्जामिनेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझते हैं। सितंबर 2018 से पहले ये एग्जाम होता था P3 एंड P1 के नाम से। इस एग्जामिनेशन का नाम था P3 एंड P1। सितंबर 2018 से पहले ये एग्जामिनेशन एक डिफरेंट फॉर्मेट पे था। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता था, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता था। दे वर टू टोटली डिफरेंट पेपर्स। एक एग्जामिनेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जाना जाता था, एक एग्जामिनेशन लीडरशिप के नाम से जाना जाता था। एसबीएल जो है वो P3 का 80% है, और P1 का, अब मैं तुम्हें स्मार्ट प्रिडिक्शन बताऊं क्या, जिस चीज का 20% पार्ट आना हो वो तो शॉर्ट शॉर्ट आएगा नहीं आएगा। अच्छा अब जरा और स्मार्टली इस बात को समझो, ये 20% है, इस 20% में दो ही चीजें हैं। पहली चीज है गवर्नेंस, दूसरी चीज है एथिक्स। टोटल एसबीएल के अंदर अगर 10 से 11 चैप्टर्स मौजूद हैं, तो उन 10 से 11 चैप्टर्स में से दो चैप्टर ऐसे हैं जो P1 से रिलेट करते हैं, दो चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ P1 से रिलेट करते हैं, और ये दो चैप्टर 20% सिलेबस का पार्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट शॉर्ट आएंगे, ये तो पार्ट बनना ही बनना है पेपर का। अच्छा अब
इसमें जो मोस्ट कॉमन बात है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इससे पहले मैं आगे बढ़ू, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं पहले। इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है किसी का? अच्छा, वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपका क्या व्यू पॉइंट है एसबीएल के बारे में? जरा पहले मुझे ये भी बताएं, आप क्या समझते हैं एसबीएल क्या है? हाँ जी, आप बता दो पहले जी। सबसे इजी है, अच्छा। थ्योरी होता है, सबसे लेंथी होता है। F1 से रिलेटेड आप तो, अच्छा आपने कहाँ से पढ़ा हुआ पहले? दुबई से एमबीए किया हुआ? बीकॉम, ठीक। थियोरेटिकल और लेंथी, आप लोगों ने प्रैक्टिकल नॉलेज है जी। गुड, डिफरेंट डे से जाते जी उमेर, कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकल है, रियलिटी से कनेक्टेड है। ऐसा एग्जाम है जिसको जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है वो F1 की नॉलेज अप्लाई होती है, बिल्कुल अप्लाई होती है। F1 की ही एडवांस वर्जन है ये एग्जाम। इससे पहले सर इस किस्म का कोई पेपर हमने नहीं पढ़ा। एक एक जो मुझे सबसे मजेदार कमेंट मिलता है कि सर एसबीएल एक ऐसा एग्जाम है जो नहीं भी पढ़ो तो भी पास हो जाता है, ठीक है, और उसका अभी तक पास नहीं हुआ जिसने कमेंट किया। तो ये भी एक मसला है कि सर एसबीएल के एग्जाम को लोग समझते हैं कि यार ये तो ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम। नाइमा कह रही है अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप जो है वो अच्छी गुड बिजनेस नॉलेज आप लगा सकते हैं और फिर आप पेपर पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पेपर के बारे में ना हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। हमें ना इस पेपर को आज खोलना, आज हम कंप्लीट इनसाइट ऑफ द पेपर करेंगे, ठीक है। सर ये स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का एग्जाम है। सबसे पहली बात तो इस लफ्ज में तीन बातें, स्ट्रैटेजिक, बिजनेस, लीडर, तो तीनों चैप्टर जो जितने भी चैप्टर है वो इन्हीं तीन बातों से रिलेट करते हैं। या तो लीडरशिप होगा या बिजनेस होगा या स्ट्रैटेजी मेकिंग। बिजनेस या लीडरशिप का जो भी एग्जाम होता है ना, उस एग्जामिनेशन में आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप एक लीडर बन के सोचें। अच्छा, जब आप एक लीडर बन के सोचते हैं तो आपको कम्युनिकेट भी अच्छा करना पड़ता है, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस एक्यूमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपके एनालिसिस स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, आपकी वैल्यूएशन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए। आप एक अल्टीमेट बिजनेस पैकेज होते हैं जब आप एक लीडरशिप के एग्जाम को या लीडरशिप की क्वालिटी में आते। इस एग्जामिनेशन में देखिए जो चीजें चेंज नहीं हुई है ना वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मिथ्स चल रहे हैं। यार ये एग्जाम तो ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर जो है वो पता नहीं क्या चेंज आ चुका है, तो उसको हाथ नहीं लगाना, अभी 4-5 टेस्ट अटेम्प्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई ऐसी कोई बात नहीं, जरा समझना बात को। बेटा इस एग्जामिनेशन के एक्चुअली दो पार्ट, एक पार्ट है इस एग्जाम का 80% और एक पार्ट है इस एग्जाम का 20%। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इस एग्जाम के 80% पार्ट। 80% is the technical part of this exam. 80% is the technical part of this exam, and 20% is known as प्रोफेशनल पार्ट। ये वो वाहिद पेपर है जिसमें पहली मर्तबा 20% प्रोफेशनल मार्क्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, एंड दैट टू फ्रॉम सितंबर 2018। और आज मेरे ख्याल में प्रोफेशनल के सारे पेपर्स के अंदर ये 20% मार्क्स को इंक्लूड कर दिया गया। ये 20% मार्क्स इंक्लूडेड तो हैं, लेकिन पूछने का तरीका सारे के सारे पेपर्स में बड़ा डिफरेंट है। ये हैं तो वही 5 स्किल्स, लेकिन पूछने का तरीका हर पेपर के अंदर एक डिफरेंट कैटेगरी के साथ वो पूछ रहा होता है। अब जरा समझना बात को, देखो सबसे पहली बात, ये टेक्निकल पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाकी सारे एग्जामिनेशन में होता है। यानी इसमें चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा, 10 चैप्टर तक मौजूद होंगे। वो सारे के सारे 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमें वो समझ आएंगे, नहीं समझ आएंगे, अगर समझ आएंगे हम अप्लाई करेंगे पेपर के अंदर सिनारियो में और बात खत्म हो जाएगी। अब जरा इस पे बात करते हैं। ये जो टेक्निकल पार्ट है ना बेटा, ये टेक्निकल पार्ट में कुछ सब्जेक्ट एरियाज इंक्लूडेड है, ये आप चाहें तो अपने पास लिख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हमारे पास कुछ चैप्टर्स है जिनके नाम आपके पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप उसको साथ साथ लिख लें प्लीज।
ऑनलाइन वालों का भी अगर कोई सवाल है तो बेटा आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। स्ट्रेटजी के दो पार्ट्स, टू पार्ट्स, लीडरशिप, ऑडिट एंड फाइनेंस, एथिक्स। सर मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये जी बेटा। पेपर पूरा थ्योरेटिकल है, तो हम शुरू से जो भी उसके नोट्स मेंटेन करें वो बाकी पेपर्स की तरह पेपर और पेंसिल से नोट डायरी में तो नहीं करें, डायरेक्ट नोटपैड, वर्ड, एक्सेल इसमें मेंटेन करें। बेटा ये आप, इट्स अप टू यू। आप प्रैक्टिस मेरे बताई हुई चीज के ऊपर करेंगे सिर्फ, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां भी मेंटेन करें। आप लोग काफी बड़े बच्चे, मेच्योर बच्चे, तो कोई इशू की बात नहीं है। डिसीजन प्लानिंग, ठीक है जनाब। यहां तक आप पहले कॉपी करें। डन बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है। अच्छा, ये मुझे इस वक्त टेक्निकल पार्ट पे बात नहीं करनी हो, मैंने सारा पूरा टाइम टेक्निकल पे ही बात करनी है। तो टेक्निकल इज नॉट माय मेजर कंसर्न राइट नाउ। मेरा जो मेजर कंसर्न है दैट इज द प्रोफेशनल मार्क्स। मुझे इस वक्त ये प्रोफेशनल मार्क्स को केटर करना है। अच्छा, प्रोफेशनल में वी हैव 20% ऑफ द मार्क्स। बेटा ये प्रोफेशनल मार्क्स 5 डिफरेंट स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये 5 स्किल्स क्या हैं? वी नीड टू टॉक अबाउट देम। बेटा पहला स्किल है आपका कम्युनिकेशन। देखो, एसबीएल का एग्जामिनेशन ना आपसे एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम कहते हैं वेयरिंग द हैट स्ट्रैटेजी। वो आपको ना रोल देगा, वो आपको एक रोल देगा। वो आपसे 4 चीजें पूछे, एक्चुअली 4 बातें बोली, 4 डिफरेंट क्वेश्चंस। नंबर 1, हु यू आर। वो एग्जामिनेशन में आपको एक किरदार देगा, आपको बोलेगा यू आर द फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ द कंपनी, you are the consultant, external consultant of the company, you are, let's suppose, internal auditor of the company, you are CEO of the company, you are the CFO of the company। वो आपको एक रोल देगा और आपको उस रोल के अकॉर्डिंग, कंपनी के अंदर उस सवाल को जवाब करना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो रोल आपको कैसे देता है, जरूरी नहीं है।
4-5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैं उस पर भी आ, ठीक है। तो वो मिसाल के तौर पे एक एग्जाम में वो आपसे कहेगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड द कंपनी इज राइट नाउ इन अ डिटोरिएटिंग सिचुएशन, देयर आर कंटिन्यूअस लॉसेस ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है शेल का इस वक्त एक कॉन्सेप्ट आ गया, शेल की केस स्टडी आ गई। वो आपसे कहता है यू आर दी एक्सटर्नल कंसल्टेंट ऑफ शेल कंपनी, Shell company is in consideration of closing down the business. Now Shell company is asking you to find out possibility as to how they can shut it down and also keep the employee indulged or intact into some other form of operations. तो अब आपने बोला, अब आप एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, अब आपसे कहा जाता है यू हैव टू कम्युनिकेट टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके तर्ज बयां में एक ऐसा अंदाज होना चाहिए जिसमें आप लोगों को ये बता सकें कि देखो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके बिहाफ पे अच्छा फैसला लेना जा रही है, और हमारे पास ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम एम्प्लॉय को सेकंड डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, फोर्थ डिपार्टमेंट या कहीं और किसी और जगह पे रिलोकेट कर सकते हैं जिससे एम्प्लॉय की गुडविल बचे। या वो आपसे कह सकते हैं यू आर द सीएफओ ऑफ द कंपनी and you are writing about the deteriorating situation of the company to the overall shareholders community. अब आप शेयर होल्डर कम्युनिटी को प्रोफेशनल जार्गन्स यूज करेंगे। सीएफओ है, आपके कम्युनिकेशन के अंदाजे बयां में फाइनेंस का होना, अकाउंटिंग का होना लाजमी है। अगर आपके अंदाजे बयां में आपके फाइनेंस का या अकाउंटिंग का पोर्शन एडेड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे सीएफओ का किरदार अदा नहीं कर रहे, अच्छा आंसर नहीं लिख रहे। आपसे कहा जाता है कि आप एक मार्केटिंग एजेंट है या आप एक मार्केटिंग हेड है और हमारी प्रोडक्ट के खिलाफ किसी कंपनी ने कोई प्रेस रिलीज जारी की है और आपसे कहा जाता है कि आप उस प्रेस रिलीज का जवाब दें, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को दिखाना पसंद करेंगे। तो आपने एक हैट पहननी है जब वो आपसे कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट करता है। अच्छा, दूसरा स्किल है आपके पास एनालिसिस। बेटा एनालिसिस क्या है? एनालिसिस का मतलब है स्टोरी लाइन को अपने लफ्जों में बयान करना। कभी आपने इरफान जुनेजो का व्लॉग देखा है? इरफान जुनेजो का व्लॉग देखा है? क्या करता है इरफान जुनेजो यार? उसने वीगो खरीदी, शुरू हुआ टायर की बुनियाद कैसे डाली जाती है, सबसे पहले टायर कैसे बनते हैं, दुनिया के अंदर गाड़ी के बगैर ट्रेवल नहीं हो सकता। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस ऑपरेट करना चाहते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस आपको बड़ा मैटर करती हैं, और मैंने आज वीगो खरीद ली। वो स्टोरी लाइन बनाना जानता है। आपसे एनालिसिस स्किल में एसीसीए वाला यही एक्सपेक्टेशन रखेगा कि वो आपको एक केस स्टडी देगा और आपसे कहेगा इस सिचुएशन को अपने लफ्जों में बयान करके दिखाओ। आपने एडिशन नहीं करना, आपने सब्ट्रैक्शन नहीं करना, आपने सिर्फ अपने लफ्जों में बयान करके दिखाना। ये आपके एनालिसिस स्किल्स कहलाता है। तीसरा होता है बेटा आपका इवैल्यूएशन स्किल। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द कंपनी। भाई एक बात है, आपसे कहा जाएगा आप एक फाइनेंशियल कंट्रोलर है कंपनी के, आप एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट है कंपनी के पास प्रपोजल ए है कि वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पैसा लगा दे, कंपनी के पास प्रपोजल बी है कि वो लेट्स सपोज हाउस बिल्डिंग कंपनी के तौर पे आ जाए सामने, एक कंस्ट्रक्टर के तौर पे आ जाए, या एक एफएमसीजी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे। आपको दोनों प्रोस्पेक्ट्स, आपको दोनों प्रपोजल कंपनी ने आपकी केस स्टडी में आपके सामने दिए हैं। आपसे कहता है इवैल्यूएट द अबव गिवन प्रपोजल in terms of financial and non-financial, and also let the company know which proposal to adopt. अब आपने देखा भाई प्रपोजल ए का एनपीवी क्या है, प्रपोजल बी का एनपीवी क्या है, प्रपोजल ए में आईआरआर क्या आ रहा है, प्रपोजल ए या बी के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, प्रपोजल ए और बी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, प्रपोजल ए में पेबैक पीरियड क्या है। ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद आपने लिखा इट सीम by calculating all these areas that proposal A is better than proposal B. क्योंकि आपने प्रोज बता दिए, आपने कॉन्स बता दिए दोनों प्रपोजल के, आपने अल्टीमेटली प्रपोजल ए या प्रपोजल बी पे अपना वर्डिक्ट दे दिया। ये आपके इवैल्यूएशन स्किल कहलाता है। बेटा फिर चौथा स्किल जो यहाँ पे टेस्ट होता है दैट इज
आपका स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल शक। प्रोफेशनल शक, सवाल प्रोफेशनल शक क्या होता है? आपसे कंपनी के अंदर एक एसबीएल का सवाल आया, मैं आपको वही रेप्लिकेट करके सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। एक सवाल आया, एक क्वेश्चन में वो कहता है कि दी मार्केटिंग वो सॉरी एक स्ट्राइक कॉल हुई कंपनी के बाहर, दो प्रोटेस्टर्स दीवार चढ़ के, ये मैं रियल केस स्टडी बता रहा हूँ, दीवार चढ़ के कंपनी के अंदर आ गए। उन्होंने कंपनी के गेट खोलने की कोशिश की, हमारी कंपनी की एक गाड़ी ने उन दोनों को हिट किया और उनमें से एक का इंतकाल हो गया। अब ये बात प्रेस को पता चल गई है और प्रेस जो है वो कंपनी के ऊपर जो है वो केस कर रही है और बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग कॉल की गई है और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में वहां के प्रोडक्शन इंचार्ज को बुलाया गया और दोनों की आपस में बातचीत जो हो रही है वो आपको दिखाई जाएगी। अब ये कैसे दिखाई जाएगी इस पे भी मैं आता हूँ, वो आपको बताई जा रही होगी। वो बोलेगा मिस्टर जॉन जो कि कंपनी के सीएफओ है, सीईओ है, उन्होंने बोला मिस्टर बिलाल कंपनी के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ था, आप उस वक्त कहां थे? तो मिस्टर बिलाल कह रहे हैं आई वॉज नॉट एट साइट। तो मिस्टर जॉन सवाल पूछ रहे हैं आप अगर साइट पे नहीं थे तो साइट पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभा रहा था? मिस्टर बिलाल कह रहे हैं कोई इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की जरूरत नहीं थी, ये जो प्रोटेस्टर है झूठ बोल रहे। हमारे पास, ये मैं रियल बात बताऊं, हमारे पास ये एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो फ्लोर था उस पर ऑयल गिरा हुआ था, वो आदमी गिर गया और उसे गाड़ी ने हिट कर दिया और वहां पे लाइटनिंग कम थी। मैंने वहां के एम्प्लॉइज को ये कहा है कि हम आपको एक हार्डशिप बोनस देंगे अगर आप प्रेस के सामने ये बोले कि प्रोटेस्टर्स हमारी गाड़ी से टकरा के नहीं बल्कि खुद से जमीन पे गिरे जिसकी वजह से उसका सर फटा और वो मर गया। हमने एम्प्लॉइज को कहा है हम उन्हें हार्डशिप बोनस देंगे और वो एम्प्लॉइज इस हार्डशिप बोनस के बदले में ये बात बोलने को तैयार है प्रेस को। सीईओ कहता है, और ये बात बोल के जो वहां का प्रोडक्शन इंचार्ज है उसने बोला आई नीड टू गो समवेयर अर्जेंटली सो आई हैव टू लीव द मीटिंग। ये बात यहाँ खत्म हुई। सीईओ ने आपको बुलाया कमरे में और आपसे ब्रीफ डिस्कशन किया इस बारे में और बोला आई डोंट फील लाइक कि ये प्रोडक्शन इंचार्ज या प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन हेड is providing a very relevant information to press and this could go into a going concern trouble for our company. Evaluate what you need to do now. आपसे कहता है skepticism skills है, तो अब आप एक प्रोफेशनल शक लगाएंगे, neither to consider a person to be good nor to consider a person to be bad. आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो अच्छा आदमी है, आपने ये भी नहीं कहना कि ये बुरा आदमी है, आपने बस कंसिस्टेंट रहना है, आपने बस ये कहना है कि इसके ऊपर प्रोफेशनल शक। अब बच्चा प्रोफेशनल शक करता कैसे पता है? उसने ये देखी ना सिचुएशन, वो पता है क्या बोलेगा? बोलेगा ऑन फर्स्ट इंस्टेंस द मार्केटिंग द प्रोडक्शन इंचार्ज शुड बी हैंग या शुड बी हेल्ड बिहाइंड बार्स। तो भाई आप एक प्रोफेशनल पेपर देने जा रहे हो, बच्चा इतनी हार्श टोन रखता है, इतनी हार्श टोन रखता है कि अल्टीमेटली एग्जामिनर आपसे बार बार मिलना चाहता है। एग्जामिनर कहते हैं वापस आके बात करो, ये तो बड़ा मजा आया सुनकर। उसने लिखा है यार, उसने बोर्ड मीटिंग में बोला सीईओ जैसा बंदा चुप बैठा है, उसने सारी बात सुनी, उसने आपसे कहा कि एक रिपोर्ट बना के दो, तो आप रिपोर्ट में ये नहीं लिखेंगे कि ही शुड बी हैंग टिल डेथ, ये तो गुनाह करने जा रहा है, इसको सवाब नहीं मिलेगा, इसको अल्लाह ताला के पास भेजा जाएगा, या क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएगा। सर ये सारी चीजों से आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो खत्म होता है और जिसमें आपका पेपर फेल होता है। तो इसमें आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखा, आपने उसकी assumptions को चैलेंज करना। जैसे आप ये लिख सकते हैं that the production in charge is stating that we are about to provide hardship bonus to the company employee in order to say something which is contrary to what happened in reality. What will happen if this reality after some time comes into the eyes of shareholders? आपने इतनी पोलाइट टोन में पूछा। The production in charge is confident that he will handle the situation very calmly, but it does not seem so. So is there any relevance or any let's suppose procedure that the production manager is going to perform and it also give the feedback, honest feedback from the employees as well? Why aren't the employees being recruited
and they are being checked before they get the license for driving? Why was the floor not tidied up? Why was there issue in the lighting of the overall factory, despite the fact that there are chances of health and safety hazards? आप ऐसे सवाल स्केप्टिसिज्म में पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये चोर का बच्चा है, इसको जल्दी से जो है वो सलाखों के पीछे डाल दो, या इसको कत्ल कर दो, या इसको पुलिस के खिलाफ इसके खिलाफ कोई एफआईआर कटवा दो. तो आपने पोलाइट टोन में बट विद अ क्वेश्चनिंग माइंड. इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक आखिरी है जो कि शायद आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे. मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज कमर्शियल एक्यूमेन? जी, क्या मतलब प्रोफेशनल? मतलब मैं आपसे बात करूं तो मैं ऑडिट की बात करूं तो मैं बोलूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आर टू assertions of the audit which we should consider while doing the audit. तो मैं बड़ा प्रोफेशनली बात करूं. अच्छा, और कोई? मेरा अभी रिसेंटली ना एक सर्जरी हुई है कुछ दिन पहले, तो मुझे डॉक्टर ने ना एक नाम बताया मेरी सर्जरी का. फिर मेरे घर वालों ने पूछा कि भाई ये क्या नाम है इसका, बताओ. मैं गया था डॉक्टर को, तो उसने बोला, मैंने नाम बता दिया मैंने भी जो उसने बताया. ना मुझे कुछ समझ आया ना उन्हें कुछ समझ आया. फिर उसके बाद हमने सर्च किया तो समझ आया ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन, ये वाकई सच्ची हुआ है. कुछ दिन पहले, आपके बैच शुरू होने से तकरीबन 10-15 दिन पहले मेरी किडनी की एक सर्जरी हुई है. तो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करम किया. अभी सेकेंड ऑपरेशन मेरा है कल, नहीं मंडे वाले दिन. तो ये हुआ, तो मैं प्रोफेशनल जार्गन अगर इस्तेमाल करूं तो मेरे ख्याल में सब किसी को समझ ही नहीं आया. कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब प्रोफेशनल जार्गन तो शायद है, लेकिन प्रोफेशनल जार्गन से कुछ बढ़ के कमर्शियल एक्यूमेन इज 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी. आप बिजनेस को 360 व्यू दिखा रहे हैं. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलें आप लोग सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने या ऑनलाइन, तो मेरा आपसे एक सवाल है. भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है ए, प्रोडक्ट का नाम है बी, प्रोडक्ट का नाम है सी. 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास जो ऑपरेट हो रही है. मेरा सवाल है, प्रोडक्ट में जो सेल्स आ रही है या रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपए, यहाँ आ रहा है 150 रुपए, और यहाँ आ रहा है 200 रुपए. मुझे पता है कौन सी अच्छी है. यही तो कमर्शियल एक्यूमेन है सर. अगर आप ये बोल देते ना सी, तो मैं बोलता यार आपसे बुरा अकाउंटेंट दुनिया का कोई नहीं है. मैं बिजनेस तो छोड़े, बुरा अकाउंटेंट दुनिया का. सर मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड. यस, लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं. एक्सपेंसेस इसके हैं 50 रुपए, इसके हैं 60 रुपए, और इसके हैं 210 रुपए. अब बताओ कौन सा अच्छा. अब तो आप बता सकते. जाहिर है बी. इसका मतलब है प्रॉफिट कितना आया या लॉस? 50, 90 और पूरे ग्रुप का प्रॉफिट कितना है? सही कह रहा हूं. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगले 10 मिनट में मुझे इस कंपनी की सेल्स बढ़ा, इस कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, क्या करूं? क्या करूं अगले 10 मिनट में? मैं इस पूरी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाना चाहता हूं. कोई सजेशन है आपकी तरफ से? सेल नहीं बढ़ सकती अभी, 10 मिनट है मेरे पास. सर सबसे बेहतरीन आंसर, दुनिया का सबसे बुरा आंसर है ये है मुंशी, टाइपराइटर, क्लर्क. जिसने कहा सर सी बंद कर देना, इसका मतलब है आपने बिजनेस किया ही नहीं है सर. आप करे बंद. अब मैं तुम्हें इसकी एक और बात बता, इस 210 में से ना 100 रुपए फिक्स कॉस्ट थी. अब करो बंद, करके दिखा दो बंद, दिखा दो कि प्रॉफिट बढ़ रहा है. 100 रुपए फिक्स कॉस्ट, 100 बल्कि 100 छोड़ो, कम रख देते. मैं 20 रुपए भी रखूंगा ना तो कंपनी का जो लॉस है ना वो बढ़ जाएगा. फिक्स कॉस्ट है 30 रुपए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
अब मुझे बताओ, बंद कर दो सी को, तुम सी को बंद करोगे, ये 30 रुपए का क्या करोगे, वहां डिवाइड होगा, 15-15 से उनका प्रॉफिट गिर जाएगा। जैसे ही उनका प्रॉफिट 15-15 से गिरेगा, 130 से कितने पे आ जाओगे, 100 पे। 10 रुपए वहां से लॉस बचा लिया, कितना प्रॉफिट हुआ। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है अगर तुम सी बंद कर दो। ये होता है बिजनेस एक्चुअली। तो भी मसला है। अच्छा, इंटरलिंक्ड हो तब भी मसला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सी चलाना मजबूरी भी होता है। भाई कोलगेट को ब्रश फ्री में देना मजबूरी है, क्योंकि वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट करती है। ब्रश की सेल से कोलगेट नहीं कमाता। आप में से 90% लोग वो टूथब्रश के आने का इंतजार करते हैं कि कब ये टूथपेस्ट में ब्रश देगा तो हम ज्यादा टूथपेस्ट खरीदेंगे। तो कोलगेट क्या कर रहा है, कोलगेट तो वो एक प्रोडक्ट बना के लॉस में जा रहा है। कभी कोलगेट के अकाउंट्स आप खोलो ना, तो तुम्हें नजर आएगा उसमें लिखा होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट। हर ब्रश, हर टूथपेस्ट के साथ 20 रुपए का ब्रश बेच रहा है फ्री में। 30 रुपए की उसकी कॉस्ट है, 20-30 रुपए की, वो फ्री में दे रहा है। पागल थोड़ी है, वो फ्री में दे रहा है। उसको पता है मेरी सेल बढ़ जाती है इससे। और वो पता है क्या करता है, रोक देता है, बीच में रोक देता है, सेल गिर जाती है। फिर उसके बाद पैकेज ले आता है फ्री, फिर बढ़ जाती है, फिर नीचे ले आता है। तो बिजनेस एक्यूमेंट का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा मॉडल चलाएं जिसमें 360 डिग्री व्यू ऑफ द बिजनेस। यू विल बी लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, you will be looking into the overall profitability of the company। ये तो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है। प्रॉफिट है नहीं है, प्रॉफिट घणोती हो वाला। मेमन हजरात अगर आप में से कोई है, मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं मेमनी बात मैं पूछे, ये सिंधी नहीं है, ये मेमनी नहीं है, मेमनी है। प्रॉफिट घनोती हो बा, सही है उमैर? नहीं सही है? अच्छा, ना मैं हूं ना आप। अच्छा, जरा मेरी बात को सुनिएगा। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तो पहला ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्या मैं बंद करूंगा तो एम्प्लॉइज पे असरात नहीं आएंगे? तो यार ये भी लिखोगे पेपर में। मैं बंद करूंगा तो कस्टमर का क्या होगा, ये भी लिखोगे पेपर पे। मैं बंद करूंगा तो गवर्नमेंट की टैक्सेशन का क्या होगा, ये भी लिखो। बंद करूंगा तो देखें, आपने पेपर करना है हाजी साहब की सोच से। हाजी साहब होता है ना, उसको दुनिया की फिक्र कम हो चुकी होती है, आखिर की फिक्र ज्यादा होती है। आपने पेपर करना है हाजी साहब की सोच कि मैं मुल्क बचाने जा रहा हूं, बिजनेस जाए भाड़ में। ये पेपर की डायनामिक्स ऐसे ही है। मैं इस वक्त जब पेपर करने बैठूंगा ना, तो आपने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में लिख दिया ना, पेपर पे फेल हो जाएगा, नहीं होगा पास। आपने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिखना जरूर है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा आपने दूसरे रिसोर्सेज भी दिखाने। अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, आप बोलेंगे सर ऐसा कहाँ होता है कंपनी में, झूठ बोलने आवे। आप कह रहे हैं यार लोग पेनल्टी पे करते हैं जब पोल्यूशन करते हैं, या पोल्यूशन जब कराची के अंदर कोई प्रोडक्शन होती है और वो प्रोडक्शन पोल्यूशन पे करती है, तो एक टैक्स कहलाता है हमारे यहाँ लोकली, हमारे जबान में उसको पोल्यूशन टैक्स कहते हैं। तो लोग पे करते हैं। सर ऐसा कहाँ होता, कोई भी नहीं पे करता। वाकई कोई नहीं पे करता, लेकिन पेपर में लिखना ही करते हैं। आप बोलेंगे अगर अनएथिकल स्टैंडर्ड्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो मत करो, भले प्रॉफिट होने दो। सर पाकिस्तान में ऐसा कहा होता, हाँ नहीं होता, बट आप लिखेंगे क्योंकि आपने एक 365 डिग्री व्यू, 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी देना है। अगर आप नहीं देंगे तो पेपर में आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है, सर ये 80%, ये 20%। अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, लास्ट टाइम तक इसमें से कोई सा भी 2 या 3 स्किल्स पूछता था। इस अटेम्प्ट में इसमें एक चीज कंपलसरी कर दी है, और वो क्या है, हर प्रोफेशनल मार्क्स 4 मार्क का जरूर 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 पूछा जाएगा। इसका मतलब है 4, 8, कितने हो रहे हैं, 12, 16 एंड 20। मैं तुम्हें पुराने पेपर कराऊंगा ना, तो मैं उसमें से प्रोफेशनल मार्क्स तुम्हारे कटवा के 4 करवाऊंगा। जब मैं तुम्हें सवाल लिखवाऊंगा ना, तो तुम बोलोगे सर इसमें तो 2 मार्क का आया हुआ है, वो पुराना था। सितंबर 23 अटेम्प्ट से हर सवाल 4 मार्क का, यानी हर प्रोफेशनल स्किल 4 मार्क। ना ना, अलग 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 4 सवाल। ठीक है, क्लियर होती है बात सबको? अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है, सबको समझ आती है मेरी बात? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? हम नमाज ब्रेक कर ले इस वक्त, ठीक है? हम एक छोटा सा नमाज ब्रेक कर लेते हैं।
आप लोग 10-15 मिनट में वापस आए, अभी बहुत सारी बातें हमने करनी है। इसके अंदर मैंने आपको स्पेसिमेन एग्जाम दिखाना है, हम रियल एग्जाम आज देखेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम आगे फ्यूचर के लिए क्या पढ़ने हैं। ठीक है, जाएं जल्दी से, जाए जल्दी से वापस। 10 मिनट का एग्जाम ब्रेक। नहीं, पेपर भी मैंने चेक करना है, क्वेश्चंस भी मैंने आपको देने हैं, क्लास में भी मैंने आपसे करवाना है, क्लास के बाद आपके कोई क्वेश्चन होते हैं, क्यूरीज होती है, वो भी मैंने ही रिजॉल्व करना है। देयर इज नो असिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, ना मैं अफोर्ड कर सकता, मैं गरीब आदमी। ठीक है, तो मैं आपसे असिस्टेंट के जरिए कम्युनिकेट नहीं करूंगा। आप सबके पास मेरा नंबर है, आप सब ग्रुप पे एडेड है, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड है। आप मुझे जितने क्वेश्चन पूछेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपने मुझसे सवाल पूछने हैं। आपको अभी भी कोई बात नहीं समझ आए, आप क्लास में पूछते हुए झिझक रहे, आप मुझे प्राइवेट में व्हाट्सएप करें, आप मैसेज करें, आप ग्रुप पे पूछे, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ, अब जैसे लास्ट बैच था, ग्रुप में रात 3 बजे जागते थे कुछ लोग, वो रात 3 बजे मैसेज डाले और फिर एक्सपेक्टेशन रखते थे कि सर भी जवाब दें। तो यार जाहिर है ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 3 बजे उठ के जवाब दूं। सुबह 8 बजे दूं तो बोलते सर इट्स टू लेट नाउ, वी गॉट द आंसर फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा एक है, बाकी एक ग्रुप का आप डेकोरम रखे। अच्छा, एक और चीज, मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख दूंगा, आपने मैसेज करना है, सब लोगों का उस ग्रुप पे ऐड होना जरूरी है। अभी आप फैसला ले रहे हैं नहीं ले रहे, आपने उस ग्रुप पे ऐड होना बहुत जरूरी है। मोस्ट नेसेसरी थिंग राइट नाउ इज कि आप उस ग्रुप पे ऐड हो जाए, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखें, क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो मैं चाह रहा था हम एक एक्स्ट्रा क्लास रखें। मैं आपको क्लास के टाइमिंग भी बता देता हूँ। हमारी जो क्लासेस हैं वो होंगी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन इस वीक मैं वेडनेसडे, थर्सडे भी रखूंगा इस वीक, क्योंकि आपको पता है रमजान में, सॉरी रमजान कह रहा हूँ, ईद में मुझे छुट्टियां देनी है। मैं ऐसा हो नहीं सकता ना कि हम ना दें ऑफ। तो यार क्योंकि सेशन ऐसा है, तो माजरत के साथ मैं आपको इस वीक एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाऊंगा। तो हमारा वैसे नॉर्मल शेड्यूल क्या होता है, ये फिक्स टाइमिंग है, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये हमारा होता है 6:30 to 9। ये पहला मंथ होता है। दूसरे मंथ आपके साथ हम डिसाइड करेंगे और उसमें एक क्लास ऐड हो जाएगी एज पर आवर नीड। अगर सिलेबस स्लो होगा तो ऐड हो जाएगी, नहीं होगा तो कुछ जो आप कह रहे हैं ना कि सर दूसरी जगहों पे फुल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ये हो जाता है, कुछ पार्ट जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग में भी दूंगा। देखें, टेक्निकल पार्ट कवर करने में थोड़ी सी मुझे आपकी रिकॉर्डिंग वाली मदद चाहिए, बट मैं आपको ये बता दूं वो एक्सेप्शनली गुड होगी। वो बुरी रिकॉर्डिंग नहीं, वो अच्छी बनी हुई है। जिस तरह मेरी एनर्जी यहाँ नजर आ रही है ना आपको, ऐसी मेरी एनर्जी वहां पे भी नजर आ रही है। तो कुछ चीजों में मैं दूंगा रिकॉर्डिंग, ये मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूँ, ताकि कल को आप मुझे ना बोले कि यार इस आदमी ने बोला था फेस टू। मैं बीच में दूंगा, मैं सेशन के एंड में नहीं दे रहा, मैं सेशन के स्टार्ट में नहीं दे रहा। मैं आपको दूंगा यार ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास में कवर करूंगा, आधा घंटा लगेगा, घर पे कवर करके आऊंगा, ताकि क्लास के अंदर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आपने कहा सर मैं कवर करके आया हूँ, यस सर आई हैव डन दिस टॉपिक, यस सर इस टॉपिक के अंदर आपने ये 4 बातें बताई थी और ये चारों बातें मुझे पता है। तो बेटा ये 2-4 चीजें हैं जो प्लीज आप मेरे साथ साथ करते रहिएगा, ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। एक बात और, देखें आज आप यहाँ पे बैठे हुए, उसके यहाँ पे बैठने का मकसद यही है कि आपको जो है ना वो अल्टीमेटली क्लास आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं। जब फैसला कर लिया ना, तो अब आपने बैक नहीं करना। और दूसरी बात, आपका मेरा पीर मुरीद वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, कि मैंने आपसे कहा कि आपने ये 4 चीजें पढ़नी है, तो आपने ये नहीं कहना मुझे कि सर वो फला टीचर, मेरा दोस्त फला टीचर से पढ़ रहा था, वो तो बता रहा है इसमें 6 चीजें और है, या वो तो बता रहा है इसमें से 2 चीजें करो, बाकी 2 चीजें सर बिलाल ऐसी फजूल में बोलते हैं। यार मुझे पढ़ाते हुए सितंबर 2018 से लेके अब तक का टाइम हो गया। पहली अटेम्प्ट एसबीएल की मैंने पढ़ाई थी जब पहली बार एसबीएल आया था, और आज एसबीएल चेंज होने जा रहा है, आज की अटेम्प्ट भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो आगे फ्यूचर की भी बहुत सारी अटेम्प्ट मैंने पढ़ानी। मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं वाइट टीचर हूँ जो 4 महीने की यानी चारों क्वार्टर में पढ़ा रहा हूँ। कोई एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जो मैं साल का छोड़ता हूँ, हर क्वार्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में जितना एक्सपीरियंस मेरा, या जितने बच्चे मैंने अभी तक पढ़ाए होंगे, ये आपकी तादाद आप नेक्स्ट क्लास में देखना कितनी होती है, 3-4 क्लासेस के बाद देखना कितने बच्चे हो रहे हैं। तो जब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना।
आपने पत्थर पे लकीर समझना उन बात। लेकिन पास करने का एक ही तरीका है कि आपने एक वो होता है ना, अंधा यकीन रखेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा पेपर। आपको रिकमेंड किया किसी ने, किसी कुलीग ने, किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट ने। हमारे पास लास्ट टाइम आईबीए के अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए थे, जेबिस के अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए थे। तो यार वो जेबिस का बच्चा कह रहा है सर जेबिस में आपके बारे में किसी ने बताया, हमें आईबीए में आपके बारे में किसी ने बताया। इसका मतलब है विद वर्ड ऑफ माउथ उस बच्चे ने पास किया होगा। तो कोई भी ऐसे तो नहीं बोलता यार मैं फेल हो गया, जाओ सर शेख बिलाल से पढ़ लो, अल्लाह करे तू भी फेल हो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो हमेशा याद रखना कि वो रिकमेंडेशन उसी बेसिस पे। तो मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो है ना वो पत्थर पे लकीर समझ के इसको चलाना है, नंबर 1। नंबर 2 इज कि हम जो बात कर रहे थे प्रोफेशनल मार्क्स के ऊपर, तो यहां तक सबको बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एसबीएल के बारे में सोच लेते, देख लेते। यार ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये मैं आपके ग्रुप से भी दे। आपने इसके ऊपर ना, आप में से कौन से ऐसे बच्चे जो अभी तक ग्रुप पे एडेड नहीं है? हाँ, जो सही में नहीं एडेड, आप इस नंबर को नोट करके मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। सारे, चाहे ऑनलाइन है चाहे फेस टू फेस है, सब के सब बच्चों ने ग्रुप पे ऐड होना लाजमी है, ठीक है। ये नंबर आपको मैं एंड में भी बता दूंगा, या भी नोट कर लें। नंबर 1। नंबर 2 इज, नोट कर लिया? बढ़िया। अच्छा देखो, लर्निंग आउटकम से शुरू करते हैं मामला, सारी चीजें हमने देखनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल पेपर एंड सिलेबस, हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और लेंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम। देखिए मैं सीधी बात करता हूँ, मैं डायरेक्ट पेपर दिखाऊंगा आपको भी, और हम जब पेपर देखेंगे तो हम उसमें डिसाइड करेंगे कि पेपर से क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है। अप्लाई सिंपल टेक्निक टू पास दिस एग्जाम। आपने आसान टेक्निक अप्लाई करनी है और आपने पेपर को पास करना है। पेपर पास करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको, देखो एक बात और, मेरे साथ ना एक मसला है यार, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, आप प्लीज चले जाओ, मैं आपको खुद दूसरे टीचर बता दूंगा, आप वहां जाके पढ़ लो। भाई मेरे साथ ना यहाँ बैठे हो ना, पहली बात डांटूंगा, रोना नहीं है। मैं फिर मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं 2-3 अटेम्प्ट पहले, सर ने डांट दिया, बाहर जाके रोना धोना शुरू हो जाता, आंसुओं के साथ, फीमेल हजरात तो खास तौर पे। यार देखो ये डांट जरूरी है। अब मैं पेपर चेक कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ व्हाट अ पैथेटिक आंसर, क्या घटिया आंसर लिखा तुमने यार, तो आपने बुरा नहीं मानना, ठीक है। ये आपके भले के लिए, आपकी इज्जत यहीं पे थी, यहीं पे आई, यहीं पे चली गई, खत्म हो गया। बाहर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा यार घटिया आंसर लिखने वाला जा रहा है, घटिया आंसर लिखने वाला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा आपको, ना आपने मुझे बोलना है ऐसी कोई बात। तो आपने इस पे आमादा रहना है। आप यहाँ आए हैं, आपके यहाँ पे रिश्ते की बात नहीं हो रही, आपका यहाँ पे कोई मसला नहीं चल रहा, यहाँ इज्जत आई गई, एक ही बात। इस क्लासरूम में आपके साथ जो होगा वो आपने अपने तक रखना है। यस आई विल स्कोल्ड यू, यस डांट पड़ेगी, यस कम से कम 8 से 10 एसीसी एसबीएल के एग्जाम पास पेपर प्रैक्टिस करने हैं, ये जरूरी है। मेरे सामने लिखेंगे, कोई बात, पैटर्न चेंज हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ क्यों। 8 से 10 पैटर्न चेंज हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पूछने का तरीका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पैटर्न भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसने एक चीज पहले दे देनी बस, बाकी मैं आपको शो करूंगा, आप बेफिक्र रहें। तो लर्निंग आउटकम में हमने क्या देखा, कैसे पेपर को अप्रोच करना है। एसबीएल के जरा हम देखते हैं कि क्या मामला है। मिरर द वर्क प्लेस एंड प्रोवाइड यू रियल वर्ल्ड चैलेंज अलाउइंग यू टू डेमोन्स्ट्रेट अ ब्लेंड ऑफ टेक्निकल and practical and professional skills. Work through ethics and professional skills module either before or start. एक EPSM मॉड्यूल है, वो तुम पहले दे दो, बाद में दे दो, मुझे कोई गर्ज नहीं है, वो आपकी मर्जी है। एक एथिक्स मॉड्यूल है ACCA की तरफ से, वो ऑनलाइन है, उसका एग्जाम वगैरह नहीं होता, एक छोटा सा टेस्ट है, उसमें कुछ पैसे लगते हैं, आप बाद में फ्री हो, जब फ्री हो बाद में दे दे, अभी देना चाहे अभी दे दे, इट्स अप टू यू। इससे एसबीएल पास या फेल होने का कोई ताल्लुक नहीं। What do business leader do in the workplace? Business leader क्या करते हैं, ये आपके एसबीएल की एक्सपेक्टेशन है, ये मैं फाइल आपसे शेयर भी कर दूंगा। Sir, what is SBL trying to do? It is replicating this process by giving student exhibit as per the scenario, a total of 6 including numbers. अब ये exhibits के अलावा प्री सीन भी दे रहे हैं, पहले exhibits थे सिर्फ, अब प्री सीन भी है। शो करता हूं क्या, सेटिंग टास्क इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन, आपके पास कुछ टास्क दिए जाएंगे, assuming you take the role when performing these tasks, आपको एक रोल दिया जाएगा। expect you display professionalism in how you present your answer, और आपसे वो प्रोफेशनल स्किल्स को
टेस्ट कर रहा होगा। मिसकंसेप्शन क्या है, इस एसबीएल अ थ्योरी पेपर? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो मैंने आपसे भी अभी पूछा और आपने भी मुझे यही कहा, सर एसबीएल प्योर थ्योरी है। प्योर थ्योरी नहीं है यार। एसबीआर के बारे में क्या ख्याल है? पढ़ा है तुमने एसबीआर? किसने पढ़ा हुआ? थ्योरी है यार। ये देख लो कहां गया IFRS। F7 और एसबीआर में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं सही गलत कह रहा हूं तो बताया मुझे। इसी तरह लोगों का एसबीएल के बारे में भी ये मिसकंसेप्शन है, थ्योरी है, कुछ भी नहीं करना, जाके अंग्रेजी का पेपर देके आ जाना। बचपन में सबने सीखी है अंग्रेजी, अभी भी लिख लेंगे। नहीं जनाब, ऐसा पेपर नहीं है, फर्क है। इट हैज कैलकुलेशन एलिमेंट। कैन आई पास एसबीएल बाय सिंपली स्टडिंग? नो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई। सिनेरियो से अप्लाई करना जरूरी है। डू आई नीड टू रीड स्टडी टेक्स्ट फ्रॉम कवर टू कवर? मैं स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ने को कह रहा। हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, वो नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पूरे पैकेज में जो भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, इस पूरे पैकेज में मेरे नोट्स दिए जाएंगे। मैं आपको हैंडआउट्स दूंगा 1 बाय 1, सबको वो हैंडआउट मिलेंगे। ऑनलाइन वालों को पीडीएफ मिलेगा। नंबर 2, इन तमाम के तमाम चीजों में सारे क्वेश्चन, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी एक्सेप्ट क्वेश्चन बैंक। आपने कैप्लान की किट नहीं लेनी, भरोसा रखो। आपने बीपीपी की किट नहीं लेनी, मैं दूंगा। सारी किट आपके पास मेरी तरफ से अवेलेबल है। आपने सिर्फ आना है, उस एग्जामिनेशन किट को मेरे साथ देखना है और आगे बढ़ना है। फिर डू आई नीड टू रीड स्टडी टेक्स्ट फ्रॉम कवर टू कवर? नो। इफ यू लाइक टू, यस, बट इफ यू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट देन दैट इज गुड इनफ। डू आई नीड टू प्रैक्टिस ऑल पास्ट पेपर्स? सारे नहीं, लेकिन मेरे साथ आपने पढ़ना है तो सारे ही हो जाते हैं। कुछ मैं करा दूंगा, कुछ आप कर लेंगे। डू आई नीड टू हैव वर्क एक्सपीरियंस टू डू पेपर बेटर? नो। वर्क एक्सपीरियंस जाहिर है, मुझे आप बोले सर बिलाल मैं कई जॉब करता हूँ, मुझे फला फला चीज पता है, फला फला चीज पता है, एड ऑन तो होगा, बट यार मेरा टारगेट वही है कि उस बच्चे को पास कराना जिसका वर्क एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, और एसीसी भी नहीं रिकमेंड करता। एसीसी को भी पता है कि एसबीएल अगर पहला पेपर है तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। ये आपके 80% पार्ट का डिपिक्शन है यहाँ पे। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन, चेंज, फाइनेंस, गवर्नमेंट। बेटा मैं ऑनलाइन वालों के सवाल एंटरटेन कर रहा हूँ, 2 मिनट। गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एंड एनालिसिस एंड रिस्क, ये सारे के सारे सिलेबस का एरिया है। हम थोड़ा सा बात को और बढ़ाते हैं आगे, और मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करता हूँ। आपका पहले ये एग्जामिनेशन और अब ये एग्जामिनेशन में क्या फर्क है? देखो, सबसे पहली बात, जरा हम रखते हैं जून 2023 और सितंबर 2023। ये न्यू है, ये ओल्ड है। बेटा सबसे पहले मैं ओल्ड की बातें करता हूं। मैं पहले आपको ओल्ड पेपर भी दिखाऊंगा, हम ओल्ड पे बात भी करेंगे, फिर मैं न्यू पे आऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि फर्क क्या है, ताकि कल को बाहर आपको कोई बच्चा मिले और बोले हो सर बिलाल तो पुराने पेपर प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो बेटा तू नए ला के दे दे, मैं वो नहीं करा दूंगा। नहीं हो सकता ना। एसीसी ने खुद, भाई एसीसी की अभी मीटिंग हुई है, एसीसी कहता है हम खुद कहते हैं आप पुराने पेपर से प्रैक्टिस कराए, हमने कुछ चेंज किया ही नहीं, सब कुछ वही है, बस वो पैटर्न बदला है पेपर का। वो मैं आपको बताता हूँ क्या। नंबर 1, सबसे पहली चीज, आपके पास 6 to 7 एग्जिबिट्स आते थे, सही है। अब इन एग्जिबिट्स में क्या होता था? इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, प्रेस रिलीज, कोई प्रेस की कंपनी है जिसने आपकी कंपनी के बारे में कोई चीज छापी है। सेकेंड चीज, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक मीटिंग कॉल की है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे हुए होते थे। थर्ड चीज, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि यार हमने एक फाइनेंशियल एनालिसिस बनाया है एक प्रोजेक्ट के बारे में, वो दिया जा सकता है। हो सकता है वो एक प्रेजेंटेशन दे दे, हो सकता है कंपनी के रिस्क के बारे में बता दे, हो सकता है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के बारे में बता रहा हो, कंपनी से कोई किसी की कन्वर्सेशन हुई है वो बता दे, कोई व्लॉग आया या ब्लॉग आया हुआ कंपनी के बारे में वो बता दे। ऐसी 5 से 6 चीजें एग्जिबिट्स का पार्ट। नंबर 2, पेपर होता था तकरीबन 8 से 10 पेजेस का।
जिसमें ये एग्जिबिट भी होते थे, ये रिक्वायरमेंट भी होती थी। नंबर 3, इस पेपर के टोटल होते थे 4 आवर्स। मैं बच्चे को कहता था आपने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 एंड 2। मैं हिस्सा नंबर 1 को कहता हूं RPR। ये हिस्सा अब नहीं है। मैं बच्चे को कहता था रीडिंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिव टाइम। रीडिंग, प्लानिंग एंड रिफ्लेक्टिव टाइम, ये पुरानी बात है। ये जो RPR है, इसके लिए हम टाइम एलोकेट करते थे 60 मिनट्स। ये चीज स्पेसिफिकली ACCA ने अब खत्म कर दी है। और दूसरी चीज होती थी आपका राइटिंग टाइम। जब 4 घंटे का एग्जाम होता था तो राइटिंग टाइम कितना होना चाहिए था? 3 घंटा, यानी कि 100 एंड पूरा एग्जाम 100 मार्क्स का होता था। इसका मतलब है 1.8 मिनट पर, कैसा 1.8 मिनट पर मार्क। अब सर आप एक काम करें ना, हमें पुराना एग्जाम दिखा दे ताकि हमें समझ आ जाए कि आप बोल रहे हो वो झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, पूरा एग्जाम 2 हिस्सों में डिवाइड होता था, 80%, 20%। 80% होता था टेक्निकल पार्ट, 20% होता था प्रोफेशनल मार्क्स। क्लियर होती है बात? आइए जनाब। जी, वेरी गुड, बिल्कुल आते, बिल्कुल। मैं आ रहा हूं, अभी वाले पे भी आ रहा हूं, 2 मिनट में मैं आपके सारे सवाल के एंटरटेन करूंगा। ये एक सवाल है आपके सामने हाईलाइट के नाम से, ठीक है? ये हाईलाइट के नाम से एक क्वेश्चन है। ये है आपका दिसंबर 2018 का सवाल। 100 मार्क्स टोटल होते, 4 घंटे का एग्जाम था। ये पुराना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अब नहीं है आपके लिए वैलिड, ठीक है? हाईलाइट के सवाल में सबसे पहले इंट्रो आते हैं। अगर तुम्हें मेरा पेज मूव करते हुए ऊपर नजर आ रहा हो, ये देखो ऊपर 2 of 14 लिखा हुआ आ रहा है। कितने पेजेस का पेपर है? 14 नहीं 13। एक तो ये आगे ना ऊपर वाला, तो ये तो हमारे 13 पेजेस का एग्जाम है। मैंने वही बताया आपको, 10 से 12, 12 से 13, इतने पेजेस का एग्जाम पहले होता था। अभी तो आपकी आंखें खुलने वाली हैं, अभी रुको तो सही आपके साथ। सबसे पहले वो केस रिक्वायरमेंट देते थे। मैंने आपसे कहा था आपको एक रोल दिया जाएगा, ये देख लें आप। द केस रिक्वायरमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाईलाइट इज करंटली लुकिंग टू, इट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका रोल क्या है, ये सुन ले। ये देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, नजर आ रहे? यू आर सीनियर बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग इन बिजनेस एनालिसिस डिपार्टमेंट। पूरे पेपर में आपका एक रोल हो सकता है या हर सवाल में आपका डिफरिंग रोल हो सकता है। ये पहले भी वैलिड था, ये आज भी वैलिड है, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक हो गई बात? ये देख लें एग्जिबिट क्या क्या दिए, हमें सबके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस फॉर द ईयर 30 जून टू द, इसका मतलब है क्या ये फाइनेंशियल के बारे में पूछेगा कंपनी का? हाँ साहब, दिया हुआ है, रिपोर्ट दी हुई है, तो फाइनेंशियल के बारे में ही पूछना चाह रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट भी दे दी है 2008 की, डी लैंड कोई जगह है वहां की इंडस्ट्री रिपोर्ट। फैक्ट शीट्स रिलेटिंग टू हाईलाइट प्रपोज एक्विजिशन टारगेट। देखो जब एक्विजिशन होता है तो इसका मतलब है वो इवैल्यूएशन पूछेगा तुमसे। डीलैंड न्यूज आर्टिकल दिया हुआ एक, जिसने डीलैंड के बारे में कुछ बताया हुआ है। एक्सट्रैक्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टीम ब्रीफिंग दी हुई है, ये वही मिनट्स ऑफ द मीटिंग होगा। और बोर्ड, ये है बल्कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो ब्रीफिंग नोट था, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, मैंने आपसे वादा किया था सर 20 मार्क का प्रोफेशनल स्किल है, 5 स्किल्स है। पहला स्किल कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप ये देख लो। तुम जो है ना भाई, मार्क्स गिनते रहना कितने कितने हैं ये मार्क्स। अब 3 नहीं है, अब सबके 4 हो।
जितने सवाल है सब पे प्रोफेशनल मार्क्स 4 ही होंगे, पहली बात। दूसरी बात आ जाए, मैं ये जल्दी करना चाह रहा हूँ ताकि मैं नए वाले पेपर पे आ जाऊँ। ये देख ले, इवैल्यूएशन स्किल कितने मार्क्स हैं? ठीक है। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल कितने मार्क्स हैं? 4, 3, 3 कितने हो गए? 10 हो गए सर। 20 बताने हैं बच्चों को टोटल, अल्लाह खैर करे। इवैल्यूएशन स्किल कितने मार्क्स हैं? एक स्किल सिर्फ एक ही बार टेस्ट होगा। अब आपने इवैल्यूएशन 2 बार सुना, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये सिर्फ एक ही बार टेस्ट होगा, हर स्किल एक बार, इक्वल चांस है। तो अब तुम्हारा फायदा है, अगर तुम्हारा इवैल्यूएशन स्किल बेकार है और पेपर में तुम चले गए और उसने 3 सवाल इवैल्यूएशन के पूछे, तुम्हारा तो काम हो गया, पक्का फेल। लेकिन अब सिर्फ एक ही तबाह होगा, अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मसला होगा। यार मुझे इवैल्यूएशन नहीं आया, भाई होता है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं सीए के एग्जाम देने जा रहा था, मुझे कॉस्टिंग में एक टॉपिक था, बल्कि कॉस्टिंग छोड़े उससे भी ज्यादा खतरनाक, डेफर्ड टैक्सेशन। आपको कैसा लगता है? मेरे को पढ़ते वक्त समझ ही नहीं आता था, कसम से समझ नहीं आता था मुझे। टीचर ने आखिर में बोला एसेट बेस ज्यादा, टैक्स बेस कम, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एसेट बेस कम, टैक्स बेस ज्यादा, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये याद करके चल, मैंने भी रट्टा लगा के चला गया। पेपर में उसने घुमा दिया सवाल, मुझे पता था वो सवाल खराब होना है, मैं उसे सदका मानता था। मैं कहता था ये पेपर का सदका है। मुझे कॉर्पोरेट में जाने तक नहीं समझ आया सवाल। क्लियर होती है बात? तो यार जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा 100% सेट रहेगा। इवैल्यूएशन नहीं आता, नहीं आता यार। अब पहले क्या होता था, इवैल्यूएशन के 3 सवाल पूछ लिए, सर नहीं आते वाले कॉन्सेप्ट नहीं था। अब नहीं आया ना कोई, चांस ऑफ पासिंग द एग्जाम ज्यादा है। मैं आपको 2-3 फैक्ट बातें बताता जाऊंगा ताकि आप मेरी इस बात को मान लें कि हाँ चांसेस ऑफ पासिंग द एग्जाम ज्यादा है सर इस अटेम्प्ट में। आगे बढ़ते हैं। सर क्या कहते हैं, स्केप्टिसिज्म स्किल कितने मार्क्स हैं? 4। नेक्स्ट बात पे आते हैं, कमर्शियल एक्यूमेन स्किल कितने मार्क्स हैं? भाईजान क्या 20 हो गए पूरे? आप देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पेपर के अंदर 4-4 मार्क्स का आएगा, मैं वो भी शो करूंगा आपको। ये देखें, ये एक रिपोर्ट दी हुई है प्रॉफिट के बारे में, ये सीईओ, तस्वीर भी दी जाएगी आपको, ये देख लें। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको केपीआई का मतलब पता है? देख लें, ये टारगेट्स बता दिए इसने। ठीक है, आगे जाके एक चैलेंजेस की रिपोर्ट दी हुई है, होटल चैलेंजेस। ये क्या है, ये अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये देखें। अब कौन बेवकूफ आदमी कहता है कि इसके अंदर आपके पास पेपर के अंदर सवाल नहीं पूछा जाएगा? वो फाइनेंशियल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें गलतियां होंगी, पता है? देखो थोड़ा सा देखो, शायद अभी तुम ना बता पाओ, लेकिन इसमें गलतियां होंगी कुछ ना कुछ, जिसको ये सही करने को बोल रहा है। नीचे देख लो, आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में अजम्पशन दी हुई होगी, ऊपर आपसे इवैल्यूएशन स्किल मांगा हुआ होगा, बोलेगा बताओ ये सही बनाई है, गलत बनाई है, अगर गलत बनाई है बताओ क्यों गलत बनाई। वो तुमसे ये भी बोल सकता है, एक इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने ये बनाई है, तुम एक्सपीरियंस हो, तुम बता दो क्या होना चाहिए। जीत गए तुम, दोबारा बनाने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन तुम्हें पढ़ना तो आना चाहिए ना। ये अब एनपीवी नहीं पता किसी बच्चे को, सब मैंने कहा ना 10%, वो मैं पढ़ाऊंगा ना, नहीं भी आती तो मैं पढ़ाऊंगा, वो मसला नहीं है। जितनी जरूरत है पेपर की वो मैं पढ़ाऊंगा, वो आप बेफिक्र। अब ये देखें, ये न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया इसने। ये देखें, ये दो लोग बात कर रहे हैं, जेबी ने बात की, थॉमस ने बात की, बीवी ने बात की, जेबी ने बात की, थॉमस ने बात की। अब ये आपके पास कुछ लोगों के बात करने का तरीका बताया गया, और ये पेपर अब आप खुद सोचो, जब आप 14वें पेज पे गए, आपको पहला पेज याद होगा? सर तो गुनाह है ना, इसका मतलब है मुश्किल है। तो मैं बच्चों को कहता था, ये टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, ये टेस्ट ऑफ नर्व्स है, आपके आपके पेशेंस का इम्तिहान है। 4 घंटे में नींद भी आती थी, 4 घंटे में परेशानी भी होती थी, 4 घंटे कुर्सी पे बैठना मुश्किल भी होता था, कंप्यूटर की स्क्रीन भी, 4 घंटे में वॉशरूम भी आता था, 4 घंटे में याद भी आती थी, 4 घंटे बहुत मुश्किल होते थे। अब एसीसी ने इस नीड को समझा और एसीसी ने उस 4 घंटे के एग्जामिनेशन को बदल दिया। अब क्या तुमने ये एग्जाम अपने दिमाग में कोई पिक्चर ले ली है इस एग्जाम के दिमाग के अंदर? नाउ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब हम नया वाला देखेंगे ना, तो तुम्हें कंपैरिजन समझ आ जाएगी। क्लियर होती है बात? मैं जब तक ये खोल रहा हूं, आपका अगर कोई सवाल है ऑनलाइन वालों का, फेस टू फेस वालों का, आप मुझसे पूछो, मैं आपको जवाब दूं।
जी, मैं जब तक आपके सामने ये ओपन कर रहा हूं, कोई सवाल है किसी का तो यू कैन आस्क। सर इसमें करंट इश्यूज वगैरह क्या कुछ आता है? यार करंट इशू नहीं आता, लेकिन इंडस्ट्री आती है। पहले मैं इंडस्ट्री प्रिडिक्ट करता था कि यार हेल्थ इंडस्ट्री आ जाएगी, फाइनेंस इंडस्ट्री आ जाएगी। अब वो इंडस्ट्री बता देगा, पहले ही बता देगा, तो इशू तो नहीं आते, लेकिन यस इंडस्ट्री आती है। और कोई सवाल? ऑनलाइन वाले सवाल, ऑनलाइन वाले बच्चे, आपका भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप लोग काइंडली अगर माइक खोल के सवाल पूछ ले तो प्लीज मुझे बताने में आसानी होगी, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं ऑनलाइन में? अच्छा, दो मिनट दें, मैं खोल लूँ, फिर उसके बाद हम एक मिनट रुकिएगा। मैं इधर इसमें बल्कि एक काम करो, अगर अपना ये अकाउंट को सर प्लीज एक चीज क्लियर कर दें। अभी आपने स्टडी टेक्स्ट और किट से रिलेटेड एक बात बताई थी कि किट और स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, आप अपनी किट प्रोवाइड करें। तो सर किट के लिए और स्टडी टेक्स्ट के लिए और किट के लिए, दोनों के लिए यही रूल अप्लाई होगा? किट की भी जरूरत नहीं है? जी जी बेटा, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो मैं खुद प्रोवाइड करूँ। ओके सर, ओके। ठीक है, हर चीज मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँ। अच्छा, अब आप इस पे देखिए, मैं आपको प्री सीन मटेरियल बताता हूं पहले, और फिर हम देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर होगा एग्जाम का। ये देखिए, अच्छा देखिए, सबसे पहले तो
ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा, ऐसे नजर आ रहा है सबको? ठीक है, ये आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, इसके अंदर उसने आपको बता दिया भाई ये स्पेसिमेन एग्जाम है और आपने एंड पे क्लिक करना है जब आप पेपर अपना खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। ये इसने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ये भी हमने देखी हुई है, हमें कोई इससे कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पे आएंगे तो हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। अरे जल्दी कर ले भाई, 100 मार्क्स का एग्जाम। अब ये देखिए बेटा, क्या आपको एग्जिबिट्स नजर आ रहे हैं? पुराने पेपर में कितने थे? 6 या 7 थे। अब कितने? एग्जिबिट्स की तादाद पिछले पेपर से क्या हो गई? कम हो गई। एग्जिबिट के नीचे अगर आप एक चीज देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आ रही है, एंड दैट इज प्री सीन मटेरियल। क्या ये प्री सीन मटेरियल नजर आ रहा है? बेटा ये जो प्री सीन मटेरियल है ना, ये अब आपके पोर्टल पे 15 दिन पहले, एग्जाम से 15 दिन पहले आपके पोर्टल के ऊपर जिसने एसबीएल का पेपर बुक कराया होगा उसके पोर्टल के ऊपर ये प्री सीन मटेरियल पहले से अवेलेबल हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, ये प्री सीन मटेरियल पे पहले बात करते हैं फिर एग्जाम पे आते हैं। बेटा ये प्री सीन मटेरियल कितने पेजेस का है? ऊपर देख लें आप, 11 पेजेस का। कहता है ये स्पेसिमेन 1 का 2 स्पेसिमेन पेपर एसीसीए ने जो है वो मार्केट में इशू किए, स्पेसिमेन नंबर 1 एंड स्पेसिमेन नंबर 2। ये हमारी बेसलाइन होगी, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करना चाहेंगे। स्पेसिमेन नंबर 1 में प्री सीन मटेरियल दिया गया है, ये आपको एक इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब जो काम शेख बिलाल पिछले अटेम्प्ट तक करता था वो ये था कि मैं इंडस्ट्री प्रिडिक्ट करता था बच्चों को, और मैं जो प्रिडिक्ट इंडस्ट्री करता था उसकी बहुत आसान बेसिस होती थी। बच्चा आगे कहता था सर आपने इंडस्ट्री कैसे प्रिडिक्ट कर ली, आप क्या एग्जामिनेशन टीम का पार्ट है? नहीं, एसीसीए एसबीएल के एग्जाम से पहले कुछ टेक्निकल आर्टिकल इशू करता था, वो टेक्निकल आर्टिकल जिस इंडस्ट्री से रिलेट करता था उसी तरह की इंडस्ट्री जो है वो मार्केट में आ सकती थी। कभी वो 2 टेक्निकल आर्टिकल इशू करता था तो मैं बच्चों को कहता था बच्चों देख लो इस दफा टॉय स्टोर भी आ सकता है और इस दफा टेस्ला मोटर भी आ सकता है। तो बच्चा कहता था सर ये दोनों में से ही आएगा? मैं कहता था हाँ, क्योंकि वो टेक्निकल आर्टिकल दे देता था। सेम गोज ओवर हियर। यहाँ पे आपका शॉर्ट जवाब, आपको इंडस्ट्री दे दी जाएगी। सबसे पहले इंडस्ट्री के अंदर वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देखो यहाँ पे एक मेट्रिक्स कंपनी का जिक्र किया गया है, जीलैंड के नाम से ये कंपनी है। इसका ओवरव्यू, मेट्रिक्स के टाइप, इंडस्ट्री चैलेंजेस, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, अभी आपको केपीआई दिखाया था, देखो ये मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट 15 दिन पहले आपके पोर्टल पे अपलोडेड हो, ये डॉक्यूमेंट 15 दिन पहले आपके पोर्टल पे अपलोडेड होगा। पीएसएस ओवरव्यू, यानी ये जो पील स्लीप सॉल्यूशन है ये कंपनी का नाम है, ये इसका ओवरव्यू भी दे रहा है। बैकग्राउंड, ओनरशिप, बोर्ड स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोडक्ट, सप्लाईज, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क, सारी कहानियां आपको पहले से दे दी। पीएसएस की वेबसाइट का भी एक एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी भी दे दिया। अब सुनते रहिएगा बात, हमने इंट्रोडक्शन दिखाना है, हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें पहले ही दे देगा। हम अभी इस इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना चाह रहे, ना हमारे लिए रेलेवेंट है, तो हम प्री सीन मटेरियल 15 दिन पहले आपके पोर्टल और आपके हाथों में अवेलेबल हो जाएगा। सर अब एक बेहुदा किस्म का सवाल बच्चे मुझसे जो पूछते हैं, सर ये 11 पेजेस का प्री सीन मटेरियल, ये भी मुझसे पिछले 1-2 हफ्ते से पूछा जा रहा है, क्या हम याद करके जाए? बेटा तुम क्या, मैं भी नहीं कर सकता, और क्या याद करेगा इससे? सर अगर ये एग्जाम में अवेलेबल नहीं हुआ तो बेटा क्यों नहीं है, ये एग्जाम ही तो है। एसीसीए के एग्जामिनर ने कहा है हम प्री सीन पहले भी देंगे, उस दिन भी नजर आ रहा होगा। ये एग्जाम पेपर ही तो खुला हुआ है मैंने, ये बेटा यहाँ क्लिक करोगे, इस प्री सीन पे क्लिक करूंगा, प्री सीन खुल जाएगा, मना नहीं करेगा ये। सर व्हाट इफ नहीं दिया? अरे एसीसीए कह रहे हैं मिलेगा तो मिलेगा। सर क्या मैं इसका प्रिंट आउट लेके चला जाऊं? तू उसमें 5 चीजें और लिख के जा, तू बेवकूफ आदमी है। तो ऐसे सवाल आप मुझसे नहीं पूछिएगा भाई, प्री सीन वहां होगा
वो था, वो 15 दिन पहले आपकी जेब में। सर तो जो चीज हमें 15 दिन पहले मिली है, क्या उससे पेपर आएगा? तो बेटा किससे आएगा? सर तो एसीसी चीटिंग करा रहा है, एसीसी चीटिंग करा रहा है। ठीक है बेटा, एसीसी इतना होशियार है, वो आपको चीटिंग करा ही ना, उसने अपने एग्जामिनेशन बॉडी की अपनी वर्थ रखनी है, वो क्यों पागल है आपको चीटिंग कराएगा? अब करने का सवाल क्या था? जो अच्छे सवाल थे वो भी सुन रहे। सर इस प्री सीन के अलावा क्या चीज अवेलेबल है? बेटा इस प्री सीन के अलावा ये आपके पास एग्जिबिट्स अवेलेबल है जो इसने आपको यहाँ दिए। एग्जिबिट 1, एग्जिबिट 2, ये एग्जिबिट 3, ये एग्जिबिट 4। ये 4 एग्जिबिट आपको पहले से नहीं मिलेंगे। ये 4 एग्जिबिट आपको पहले से नहीं मिलेंगे। ये चारों एग्जिबिट आपको ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ही दिए जाएंगे। इसका मतलब है, अगर मैं सेफ साइड ये बोलूं कि आपको पेपर से पहले 60% इंफॉर्मेशन मिल रही है, पेपर वाले दिन रिमेनिंग 40% प्लस टास्क मिल रहे हैं, तो मैं गलत नहीं हूं। सर आप एग्जिबिट दिखा दें, हमें क्यूरियोसिटी हो रही है, आ जाओ देख लेते। सबसे पहले उसने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो किसी के दरमियान हुआ, एक प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा सा एग्जिबिट है जो उसने पेपर में आपसे पूछा। ये देख लें। एक आपको उसने स्टाफ के रिजल्ट की समरी दी हुई है कि सर एक स्टाफ है, उसने हमसे उसका एक रिजल्ट है, हमारे पास सर्वे हमने किया और वो रिजल्ट में ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, इन दोनों ने आपस में बात की हुई है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। ठीक हो गया। एक ईमेल है जो कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से आई हुई है, और वो ईमेल के अंदर उसने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने हमें कुछ बताने की कोशिश की है। छोटे छोटे 4 एग्जिबिट। अब मुझे बताओ, क्या पेपर का टाइम कम होना जस्टिफाइबल है या नहीं? पेपर 4 घंटे से अब हो चुका है 3 hours 15 minutes का। नाउ द एग्जामिनेशन इज ऑफ 3 hours and 15 minutes, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। आपके पास पूरा 3 घंटा 15 मिनट मौजूद होंगे पेपर को करने। ये 4 बातें आपने पढ़नी होगी। अब आप जरा सोचें, केस स्टडी के अंदर 3 टास्क है बेटा, याद रखना। एसीसीए ने पहला चेंज, सितंबर 2023 का पहला चेंज, 3 टास्क ओनली। अब याद रखना, इसमें एक बच्चा गलती, सर 3 टास्क का मतलब तो 3 सवाल है। 3 सवाल नहीं, हर टास्क में पार्ट ए बी सी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक टास्क एक ही सवाल में हो। 25 मार्क का, 30 मार्क का, 35 मार्क का भी एक सवाल हो सकता है जिसके अंदर 3 टास्क हो। अच्छा जी सर, फिर क्या है? सेकंड चीज देखते हैं। पील स्लीप सोल्यूशन इज अ कंपनी व्हिच मैन्युफैक्चर बेड मैट्रेसेस। ये इससे बताया, एग्जिबिट बताया, pre-seen information which you have already used to familiarize yourself with PSS and the industry in which it operates is also available on left hand side। अब कसम है तुम मुझसे सवाल ये नहीं पूछोगे सर क्या पेपर में प्री सीन मिलेगा या नहीं। मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगा आज यूट्यूब पे जाके, ताकि जो बच्चा मुझसे सवाल पूछे मैं बोलूंगा बैठ के 3 घंटे की पहले रिकॉर्डिंग देख, फिर उसके बाद सवाल पूछ। भाई प्री सीन अवेलेबल होगा, अवेलेबल होगा, कसम है अवेलेबल। नंबर 2 सर, अच्छा टास्क तो ये तो हो गया। आए जनाब, सबसे पहली बात, पहली रिक्वायरमेंट, एसीसीए पहले क्या करता था, सारे के सारे टास्क ऑन फेस दे दिया करता था, सामने आपके फेस पे सारे के सारे टास्क आ जाते। अब क्या होगा, आपके पास टास्क नंबर 1 को आपको क्लिक करना पड़ेगा। सर आपने कहा था हर जो एग्जिबिट है वो इक्वल चांस रखता है, सॉरी हर क्वेश्चन में इक्वल चांस है कि प्रोफेशनल मार्क्स 5 के 5 टेस्ट होंगे। सर आप ये बात प्रूफ करें। आओ, टास्क नंबर 1 रिक्वायरमेंट नंबर ए, आप देख लो कौन सा टास्क टेस्ट हो रहा है बेटा यहाँ पे। एनालिसिस स्किल्स कितने मार्क का है? सर मैंने वादा किया है 4 मार्क से कम का स्किल नहीं होगा, 5 के 5 स्किल होंगे। 5 × 4 = 20 मार्क्स। पहले 3 का भी देखा मैंने, पहले एक स्किल को 2 बार टेस्ट। अब एनालिसिस, कसम है एनालिसिस स्किल दोबारा नहीं आना चाहिए। आया तो हम इस बिलाल से क्लास नहीं पढ़े। ठीक है, इतना बड़ा क्लेम करने जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे जी। दूसरा स्किल कौन सा है? कितने मार्क्स हैं? क्या मैं नेक्स्ट टास्क पे बढ़ जाऊं? सर बिल्कुल बढ़िया। टास्क नंबर 2 कितने मार्क्स का है बेटा? 38।
हर टास्क के अंदर मुझे अभी तक 2 रिक्वायरमेंट नजर आई। जी जनाब, पार्ट ए कौन सा स्किल है? स्केप्टिसिज्म, कितने मार्क्स हैं? फिर उसके बाद कौन सा स्किल है? कमर्शियल एक्यूमेन, कितने मार्क्स हैं? आखिरी कौन सा रह गया? जी आप लोग मुझे अकाउंटेबल ही नहीं करना चाह रहे यार। ये देखें 28 मार्क का एक सवाल है। जी सुनिएगा बात। इवैल्यूएट, यहाँ पे कहता है प्रिपेयर ए ब्रीफिंग नोट, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग इवैल्यूएशन स्किल। कितने मार्क्स हैं? 4। इसका मतलब है मैंने जो आपको बात बोली थी वो बिल्कुल सही कही थी। अच्छा अब सवाल ये सर इसको सॉल्व कहाँ करेंगे? बेटा इसी के नीचे, टास्क के नीचे देखें आपके पास पहला क्या आ रहा है? वर्ड प्रोसेसर। आपने 90% पेपर इस पे सॉल्व करना है। कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की शीट दिखाएंगे, यहां सॉल्व करना है एक्सेल की शीट पे, वो मैं खुद कराऊं। और कोई प्रेजेंटेशन पूछी, यहां सॉल्व करनी है प्रेजेंटेशन स्लाइड की सूरत में, वो मैं आपको खुद कराऊंगा। ये आपके टोटल ओवरऑल पेपर के चेंजेस हैं। मुझे बताओ क्या कोई मेजर चेंज लग रहा है? सिवाय इसके के प्री सीन मटेरियल। अच्छा अब देखो प्री सीन का मटेरियल का क्या करेंगे? सर पुराने पास पेपर वैलिड है, 110% वैलिड। सर कैसे वैलिड है? पुराने पास पेपर तो खत्म हो गए, उसमें तो प्री सीन नहीं है। बेटा उसी के 3 एग्जिबिट को प्री सीन मान लेंगे। अब मैं तुम्हें पेपर कैसे देखिए, टीचर का काम क्या है? अगर आप मेरे पास किसी रिकमेंडेशन से आए हैं तो मेरा सवाल है मेरा काम क्या है? बेटा मेरा काम है कि आपको वो चीज रेलेवेंटली प्रैक्टिस कराना। हम पता क्या करेंगे, हम पुराना पास पेपर उठाएंगे, उसमें से 3 चीजें या इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन मैं आपको एग्जिबिट के तौर पे पहले ही दे दूंगा। आप वो घर लेके जाएंगे, पढ़ेंगे, वापस आएंगे, नेक्स्ट दिन आपका एक इम्तिहान होगा, मैं आपके सामने बाकी के 2 एग्जिबिट दिखाऊंगा और आप उन बाकी के 2 एग्जिबिट को सॉल्व करके 3 घंटे के अंदर पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और घर चलेंगे। ये सारे पुराने पास पेपर पे हम करेंगे, तो सारे के सारे पुराने पास पेपर नए बन गए। अच्छा जितने भी स्किल टेस्ट हो, अब क्योंकि उसको मैं छेड़ना नहीं चाह रहा तो हम उसको वैसे ही रखेंगे। भाई हर पेपर में 3 तो स्किल होंगे ना। जब 8 पेपर करूंगा तो 5 स्किल की तैयारी हो गई हमारी। आखिर के अंदर ये हम 2 स्पेसिमेन करेंगे और मामला हमारा डन हो जाएगा। एक सवाल हो, मैं जब तक आपके सिलेबस का 50% पार्ट नहीं पढ़ा देता ना, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा सकता। बात समझ आ रही है? अब मुझे आप सवाल पूछे, यार सर बिलाल 1 महीना हो गया आपने अभी तक प्रैक्टिस ही नहीं शुरू कराई। सुनो बात, यार ये तुमने पेपर देखा क्या? इस पेपर में तुम्हें लगता है एक ही टॉपिक टेस्ट हो रहा होगा? तुम्हें नहीं लगता इस पेपर के अंदर मिक्स एंड मर्ज जो कि 3 से 4 टॉपिक एक ही रिक्वायरमेंट में टेस्ट हो रहे हैं? अब यार बेटा मैं आ रहा हूँ साथ, मैं तुम्हारे पर्पस पे भी आ रहा हूँ। अब यार मसला ये है कि क्या 3 से 4 टॉपिक जो टेस्ट हो रहे हैं, क्या 3 से 4 टॉपिक टेस्ट हो रहे हैं? मैं जब तक 3 से 4 टॉपिक नहीं कराऊंगा मैं आपको पास करा ही नहीं सकता। तो उसका भी एक तरीका निकाला। इससे पहले ये आते थे P1 P3। P1 P3 में होती थी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट। मैं टेक्निकल पार्ट तुम्हारा पक्का करने के लिए वो P1 P3 के सवालात कुछ दूंगा करने को, जो कि तुम मुझे करके दिखाओगे। उसमें प्रोफेशनल मार्क्स नहीं। क्या यहां तक सबको बातें समझ आती है? मैं आपसे अच्छा अब सवाल ये है, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज में मुझे आपने अपना आंसर सेंड करना है। आप जो मुझे अपना आंसर सेंड करेंगे वो मैं आपको चेक करके दूंगा। चेक करने का टाइम फ्रेम होता है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है? थोड़ी सी पेशेंस रखनी। मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट में 173 क्वेश्चन चेक किया और ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 173 क्वेश्चंस लास्ट अटेम्प्ट में मैंने चेक किया। बेटा जब मैं 173 क्वेश्चन चेक करता हूँ तो आप मुझे बताओ पास होने के चांसेस बढ़ेंगे कि कम? जाहिर है 110% बढ़ जाते। अब कोई बच्चा खुद से इसी से को बोलता है मुझे फेल कर दो तो वो शायद करे, लेकिन इतने सवाल करने के बाद मतलब 173 ऑन एन एवरेज 50 बच्चे होते हैं हमारी क्लास में फेस टू फेस या ऑनलाइन। आप डिवाइड करा दे आपको एवरेज पता चल जाएगा कितने बच्चों ने। तो एक बच्चा ऐसा भी था जिसने 10 से 12 सवाल मुझसे चेक करा एसबीआई के। तो यार आप भी करें,
कोई मना नहीं है, मैं मना नहीं करता किसी को। नंबर 1। नंबर 2, यार ये प्री सीन का पर्पस क्या है? देखो पर्पस ये है, आज से पहले वाली अटेम्प्ट में ना बच्चे का 1 घंटा लगता था पेपर के अंदर मटेरियल पढ़ने में, और हम लोग एसीसी को बार बार पुश करते थे कि यार आप मटेरियल पेपर में देते हो, बच्चा 1 घंटा पढ़ता है, बच्चा बेचारा परेशान हो जाता है कि यार ये 1 घंटा मैंने पेपर में पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर भूल जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप उसे कुछ इंफॉर्मेशन जो देना चाहते हो वो पहले ही दे दो, वो घर से उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आ जाए, और पेपर के अंदर जहां जहां उस इंफॉर्मेशन का थोड़ा थोड़ा यूज लगता है वो प्री सीन खोले, उस यूज को यूज करे, और उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करे। प्री सीन देने का मकसद ये है कि आपके दिमाग में इंडस्ट्री की नॉलेज बनी हुई है। इज इट क्लियर? समझ आती है? अच्छा, एक छोटा सा टेक्निकल एरर है बेटा, बच्चों एक छोटा सा टेक्निकल एरर है, जरा रुकिए। बेटा 1 सेकंड रुके, एक टेक्निकल। बेटा प्री सीन इसलिए नहीं है कि आप क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करें, ठीक है? प्री सीन का मकसद ये नहीं है कि आपने बैठ के क्वेश्चंस की प्रिडिक्शन करनी है। प्री सीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप पेपर के ऊपर एक प्रायर नॉलेज लेके जाए। क्या बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई सवाल है तो पूछो। ये वीडियो यूट्यूब पे भी डलेगी Day 1 की, ठीक है? और ये इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी होता हूँ, तो मैं कुछ बातें आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी बताऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? सही है, जो प्री सीन मटेरियल आएगा ये स्पेसिफिकली हर बच्चे का सेम होगा? सेम होगा, 100% सेम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के पेपर भी सेम हो, ये भी बता दूं मैं। एसीसी नॉर्मली 2 एसबीएल के पेपर लेता है, ठीक है? वो आपको प्री सीन देगा। अब हो सकता है इससे पूछे कि फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ कि सही है या गलत। इससे पूछे फाइनेंशियल एनालिसिस सही बनाओ, ये बता दो इस फाइनेंशियल एनालिसिस से तुम इवैल्यूएट कर पाते हो कि आप प्रपोज डिसीजन उठाना चाहिए या नहीं। तो सवाल अलग अलग हो सकता है, टास्क अलग अलग हो सकता है, लेकिन टास्क भी 2-3 लोगों से ज्यादा अलग नहीं होगा। प्री सीन से पूरा पेपर आएगा नहीं तो पागल नहीं है, एग्जिबिट दे रहा है आपको, एग्जिबिट भी यूज होगा, प्री सीन भी यूज होगा, सब कुछ मिला जुला के यूज। ऐसा नहीं हो सकता कि प्री सीन से पूरा पेपर है। दूसरी बात, ऑनलाइन वाले हजरात, अब आप अपने सवालात पूछे। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी बातें कर ली है। नाउ यू कैन आस्क, नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। जी, बेहतर होगा अगर आप माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। We will have to link our answers with pre-scene. Yes, हमें प्री सीन से अपने आंसर्स को लिंक करना है। यस, ऐसा नहीं है कि हम अपने आंसर्स को लिंक नहीं करेंगे, लिंक करना जरूरी है, लिंक होंगे आंसर्स, ठीक है? और कोई सवाल? किसी का भी कोई सवाल है, आप लोगों का कोई सवाल है पूछ सकते जी।
प्री सीन एक ही होगा, पेपर अलग अलग होगा, रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, एग्जिबिट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये भी बता दूं रिक्वायरमेंट या एग्जिबिट सिर्फ 2 ही पेपर बनते हैं। तो आधों का कुछ हो सकता है, आधों का हो सकता है पूरी क्लास का सेम और किसी और क्लास का अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्री सीन सबका सेम होगा, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? अच्छा, एक सवाल जो मुझसे मुझसे 2-4 सवाल बच्चे पूछते, सर क्या SBL अभी दे दूं सितंबर में? मैं कहता हूं इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। देखें, समथिंग व्हिच इज न्यू, इट्स न्यू फॉर एवरीवन। तो ACCA के पास भी बहुत कुछ, मतलब इट्स अ ट्रायल बेसिस ना, और ACCA अपना रिजल्ट गिराएगा, तो आपके पास बड़ा फेयर चांस है इस वक्त पास करने का, ठीक है। 2 फेयर चांसेस थे, एक लास्ट अटेम्प्ट क्योंकि वो आखिरी अटेम्प्ट, क्योंकि उसको भी पता है कि अब अगर बच्चा नया आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर उसका पिछले वाले का किसी का फेल हो जाता है, ऐसा ही है ना। और दूसरी बात ये नया एग्जाम है, नया टोटल पैटर्न है, तरीका नया होगा, ACCA कंपैरेटिवली लीनियंट होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको एब्जॉर्ब कर सके। मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ डिपिक्शन बताता हूँ। मैं जब पहली बार सितंबर 18 में एग्जाम आया ना, तो स्पेसिमेन बहुत मुश्किल था, पेपर बहुत आसान। हमने स्पेसिमेन बच्चों को तैयारी कराई, मैंने कहा बेटा काम हो गया है, 14 पेज पेपर में पढ़ने, पेपर के अंदर आए 7 पेजेस पढ़ने के। पेपर कंपैरेटिवली इतना आसान था कि पहली अटेम्प्ट में 50% रिजल्ट आ गया ACCA की तरफ से, और हम मेरा उस वक्त रिजल्ट था 62%। तो ओवरऑल बेहतरी की तरफ मामला आ गया। क्लियर होती है बात सब? किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कुछ? जी सर अगर थोड़ा सा आप इंक्रीज कर रहे हो 620 तो ऊपर यार, मसला ये है कि देखो मैं 9 से ऊपर नहीं जा सकता, अभी तो फीमेल स्टूडेंट कम है यहाँ पे, लेकिन अब जैसे ही बढ़ेंगी ना तो फिर मेरे लिए और ये इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो 6:30 to 9, इनफैक्ट 9:30 हो सकता है होगा, लेकिन 6:30 ऑनवर्ड नहीं हो सकता। वैसे एक बात बताओ, हम लोग 6:30 कहते जरूर है, बीच में नमाज का ब्रेक वगैरह आके इफेक्टिवली हम 7 बजे ही शुरू कर रहे हैं, बट दिमाग में 6:30 रखे ताकि मैं भी जल्दी आऊँ। मेरी थोड़ी सी एक आदत है, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ और आप भी जल्दी आ रही, ठीक है। तो यार ये आपको देखना पड़ेगा, फिक्स शेड्यूल है, फिक्स टाइमिंग है, आपने भी ऑफिस जाना है, मैंने भी ऑफिस जाना है, हमने 7 काम चलाना है। किसी को, अच्छा एक चीज, किसी को रिकॉर्डेड चाहिए बैच के, नहीं सर रिकॉर्डेड पे काम करना है, कर ले आप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। आपके पास तीनों ऑप्शन, आपको फेस टू फेस भी मिल रहा है, आप कभी नहीं आ सकते, कराची में बारिश आ गई, भोजपुरी आ गया, तूफान आ गया, जो भी आ रहा है सर, आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं। आपने कहा नहीं सर मैं जो हूँ वो ना ऑनलाइन आ सकता हूँ ना फेस टू फेस आ सकता हूँ, अगले दिन तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, आप रिकॉर्डेड ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन हर स्टूडेंट के पास है। आपको नोट्स व्हाट्सएप पे मिलेगा, आपकी मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, आप मेरे साथ डायरेक्टली लिंक हो। कोई सवाल आपस में ना पूछे, सर ने क्या ये बताया था, दूसरा हमेशा गलत ही जवाब देता, आप मुझसे पूछे, जो मैंने बताया वो मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, आपको मैं जवाब दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 इज, क्या कह रहे भाई? Sir, do we need to link our answer? If yes, then do we need to retain some main areas point of the pre-seed to get the relevant area pre-seed quickly? बेटा रिटेन नहीं करना है, जब आप प्री-सीन मेरे साथ 5 बार पढ़ लोगे तो बेटा आपको सोते में भी कोई उठाएगा तो आप बता दोगे प्री-सीन के 5वें नंबर पे 6ठी बात किए की। जाहिर है हम प्री-सीन 15 दिन पहले ले क्यों रहे, ताकि 15 दिन पहले हम पागलों की तरह उस पर काम करना शुरू करें। और मैं काम अभी आपको बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा हमने काम किया, ठीक है। तो उस पर हम बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं प्री-सीन को लेके चल रहा है। एक चीज और, सबने ग्रुप पे ऐड हो जाना, मैं अपना नंबर यहाँ दोबारा शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए बेटा, क्योंकि हो सकता है मैं इस वीक में ना एक तीसरी क्लास लगाऊं और अगर आप ग्रुप में एडेड नहीं होंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो काइंडली सब के सब बच्चे इस ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा जो फहीम भाई ने बनाया हुआ है। अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। किसी का कोई सवाल, कोई इशू, कोई क्यूरी, कोई परेशानी, कोई मसले, कोई मसाइल है, प्लीज मुझे बताएं। जी सब कुछ क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास से हम फॉर्मली अपने फर्स्ट चैप्टर का आगाज करेंगे, ठीक है। आपके कोई दोस्त वगैरह अगर और ऐसे हैं जो अभी भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप उन्हें बोले नेक्स्ट क्लास में आए, बैठें, देखें, समझ आता है तो एग्जाम दे दें ये वाला,
ये गोल्डन चांसेस कि इसको क्लियर करना। देखिए जितना एक्सपीरियंस्ड आज एक बॉडी हो जाएगी ना, उतनी कंपैटिबिलिटी और पूछने का अंदाज उसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैंने पहली अटेम्प्ट में जिन बच्चों को एसबीएल पढ़ाया था ना, वो कहते हैं सर अब तो एसबीएल का पेपर देख के डर लगता है, पहले तो कुछ और ही था, अब क्या हो गया। ऐसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो दुबई में है सब, तो उसने मुझे एक दिन मैसेज किया कि सर मैंने ऐसी फारिग बैठा था, मैंने लास्ट अटेम्प्ट का एसबीएल का पेपर देखा, ओए होए सर ये क्या है, दिल कर रहा था कि ये तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो समझ कुछ आया ही नहीं मुझे। वो पहली अटेम्प्ट में दिया था उसने, और आज जब आखिरी अटेम्प्ट में आया तो उसको थोड़ी सी परेशानी है। ये देखो, ये वो बच्चा बता रहा है जिसने दिया है पेपर। तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर डिसीजन ले रहे हो, सोच रहे हो, तो अभी सोच लो, और देखो फैसला आपका है। आप ये अगर आप मुझसे पूछोगे सर एसबीएल दूं या ट्रिपल ए दूं या एएफएम दूं, मैं बेचने बैठा हूँ बेटा, मैं आपको पहली बात ही बोलूंगा गो फॉर एसबीएल। लेकिन मैं आपको बड़ा लॉजिक, इस दफा मैं बड़ा लॉजिकली ये जवाब दे कि ये एक पेपर आसान है कंपैरेटिवली। It is a motivating factor for every one of you to attempt this exam right now in September 2023 attempt. क्लियर हो गई सबको बातें, समझ आती हैं? जितने ऑनलाइन है, जितने फेस टू फेस हैं, आप चाहें तो फेस टू फेस आ सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन आ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में थर्सडे भी रखूंगा, फ्राइडे भी रखूंगा, सैटरडे भी रखूंगा। दूसरी बात ये कि यार मेरा मंडे को एक छोटा सा ऑपरेशन और है, तो काइंडली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको बेहतर कर दे। एक मेजर पहले हो चुका है, तो अभी एक छोटा सा माइनर है जो इंशाल्लाह, तो वो है तो डे केयर उसी दिन सही हो जाऊंगा, बट मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। वेडनेसडे वाली क्लास इंशाल्लाह हम 6:30 to 9 ही रखें। ठीक होगी बात, यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।